आवाज आ रहा है बेटा? गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। अभी दिवाली में समय है बेटा, माहौल मत बनाओ अभी। मैं ठीक हूँ। पुरानी सारी क्लास रहेगी, हाँ बिल्कुल रहेगी। स्टार्ट करें। ठीक है। हाँ, सबके अपने अपने मत है। मेरा ये मत है कि पढ़ने के लिए, है ना, पढ़ने के लिए किसी उसकी आवश्यकता नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेटा आप पहले मुझे बता दो कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। अगर आप मुझे सुन और देख पा रहे हैं तो एक बार फटाफट से कमेंट में बताएं। ठीक है, आज क्लास है, कल क्लास है। ठीक है, और हम लोग एक बेहतर रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं, और मेरे को ऐसा लगता है कि आपको उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, कल रात में मैंने खुद से एक नया वो बनाया था असाइनमेंट फोटोसिंथेसिस का, और वो आपको टेलीग्राम पर दिया था। कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने किया है? एक्चुअल में किया है कोई भी? मेरे ख्याल से शायद किसी ने नहीं किया। किया था किसी ने? कासिफा किया, आजिमा। परसों क्लास है क्या बेटा? डेली क्लास है। अभी नहीं किया, कल करेंगे, आज हो जाएगा। सही है। इकरा किया था। ठीक है बेटा। यस। वर्कशीट एक थी, दो की नहीं की बेटा? एक कर लिया आपने? एक कर ली है? यस यस यस, एक कर लिए। ठीक है, आप पीवाईक्यू सॉल्व किए थे? अच्छा, मैंने बना लिए, बहुत मजा आया। तीन गलत हुए, बढ़िया। अच्छा स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार आपको बता देता हूं क्या प्लान है। आज आपने वो वर्कशीट 1 और 2 में दोबारा डाल दूंगा एक बार, जिन बच्चों को नहीं मिली। दोनों वर्कशीट सॉल्व करो फोटोसिंथेसिस की। ठीक है सर। उसके अलावा जो आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, कौन सा पढ़ा है? एनाटॉमी पढ़ा है। उसके और मतलब एक मिक्स वर्कशीट मैं किसकी डाल दूंगा? मॉर्फोलॉजी की, एनाटॉमी की और फोटोसिंथेसिस की, इनकी तीनों की मिक्स करके भी डाल दूंगा लगभग। ठीक है, आप बताना कि आपको करना है कि नहीं। उससे बेटा रिवाइज होता है, आपको फायदा होगा, उससे रिवाइज होगा। यस। ठीक है। हाँ हाँ, मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं? बहुत बढ़िया। नीट एडवांस के अगर क्वेश्चन किए तो प्रियांशु, ये समय सही है एकदम, है ना? ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, मैं छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो आपको कराने वाला हूं, है ना, वो लास्ट लेक्चर से रिलेट करके कराऊंगा। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, फिर रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार डोपा सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको कल वाला भी है और आज वाला भी है। ठीक है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग छोटे छोटे कुछ टॉपिक हैं, जैसे कैम प्लांट्स बता दूंगा आपको, डीसीएमयू बता दूंगा। और उसके अलावा मैं आपको एक दो चीज और है, क्वांटम यील्ड वगैरह या उससे रिलेटेड कुछ है इलेक्ट्रॉन्स को लेके, वो दो तीन चीजें आपको बता देता हूं। ठीक है, स्टार्ट करें। रेडी? स्टार्ट करें बेटा? ठीक है, यहां तक ठीक है। स्टार्ट करें। हाँ। अच्छा, डोपा नहीं किया, वर्कशीट कर ली। लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो देख सकते हैं। हाँ, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। फोटोसिंथेसिस पूरा आएगा क्या? हाँ पूरा आ सकता है। चैट को प्राइवेट कर दें? हाँ कर देते हैं। ठीक है, ये पहले एक बार जरा क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद चैट को प्राइवेट करते हैं। ठीक है, आ जाओ। लोकेशन ऑफ रूबिस को फटाफट से करते हैं।
लोकेशन ऑफ रुबिस्को स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। डार्क रिएक्शन में क्या नहीं होता? डार्क रिएक्शन में रिडक्शन, कार्बोक्सिलेशन ये नहीं होता। ऑक्सीजनेज एक्टिविटी फोटो रेस्पिरेशन में। रिडक्शन ऑफ NADPH अकर इन नन। एक्चुअल में आपको याद करना पड़ेगा, रिडक्शन होती है NADP प्लस की, इसकी रिडक्शन होती है लाइट रिएक्शन में। इसकी रिडक्शन कहां होती है? लाइट रिएक्शन में। और NADPH की ऑक्सीडेशन होती है। NADPH की क्या होती है हमारे पास? ऑक्सीडेशन होती है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ NADPH होना चाहिए था, इसलिए नन आएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ NADPH कहां होती है? कौन से स्टेप में होती है? रिडक्शन स्टेप में होती है, डार्क रिएक्शन के। यस। अकर लास्ट इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में सबसे लास्ट में क्या होगा बेटा? फोटोलिसिस है, रुबिस्को है। इन देखो ये वाले सब लाइट रिएक्शन के पार्ट है। ये सब क्या है बेटा? रिडक्शन ऑफ 3PG और एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को, ये कार्बोक्सिलेशन स्टेप है। और ये तो इनमें से ये वाला स्टेप सबसे लास्ट में हो रहा है। ठीक है। लोकेशन इज नॉट स्ट्रोमा, स्ट्रोमा नहीं है। FNR का प्रोडक्ट कहां बनता है बेटा? NADPH स्ट्रोमा में बनता है, रुबिस्को स्ट्रोमा में है, ऑक्सीजनेज स्ट्रोमा में है। तो जो पीएच लो होती है वो ल्यूमन में होती है। यस, कहां होती है? ल्यूमन में। यहां तक कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? पूछो कोई क्वेश्चन, पूछो पूछो। हाँ ठीक है। गौतम पढ़ाई कर ले भाई। बच्चे 5वें में दिक्कत है, बताता हूं क्या। मेरी बात सुन ध्यान से। फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले लाइट रिएक्शन होता है। तो हमारे पास ये दोनों लाइट रिएक्शन के पार्ट हैं, ये दोनों डार्क रिएक्शन के पार्ट हैं। इनमें से कौन सा, ये वाला स्टेप कौन सा है? कार्बोक्सिलेशन और ये रिडक्शन, इसलिए ए आएगा आंसर। सही है? ठीक है बेटा, फिफ्थ बता दिया आपको। फोर्थ में क्या दिक्कत आई है? ऑक्सीडेशन में। बार बार बोल रहा हूं, आप फंस जाओगे इसमें। NAD प्लस की रिडक्शन होती है लाइट रिएक्शन में, तब NADPH बनता है। NADPH की ऑक्सीडेशन से NADP प्लस बनता है। अब मुझे बताओ, ये ऑलरेडी इसमें हाइड्रोजन है, इसकी रिडक्शन कैसे करोगे? इसलिए आंसर इसमें नन आएगा। दूसरा लिख रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ NADPH, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कौन से स्टेप में होगा? रिडक्शन स्टेप ऑफ डार्क रिएक्शन। अब समझ में आ रहा है? रिडक्शन स्टेप ऑफ डार्क रिएक्शन आएगा। क्लियर है? डन डन डन। अब ठीक है, अब ठीक है। ऋतुजा बनी वाले ने कहा है कि वेदांतु का हेल्पलाइन नंबर नहीं लिख रहा है। लग रहा है बेटा आज तो दिवाली है, सब छुट्टी पे होंगे, तुम पढ़ो सिर्फ। हाँ, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ ऑक्सीजन इज, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ ऑक्सीजन इज क्या है? रुबिस्को एक्टिंग एज ऑक्सीजनेज। तो आरयूबीपी तो लेता है ऑक्सीजन, और कोई लेता है क्या? नहीं लेता। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ ऑक्सीजन इज डैश। सेम क्वेश्चन है। अच्छा, सेम ही होगा, यहां प्रोडक्ट होना चाहिए। चलो कोई नहीं, सेम है ये तो। लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन, रुबिस्को बेटा एंजाइम है। एंजाइम तो बहुत सारी कार्बन का बना होता है। लीस्ट पूछा हुआ है। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C3 साइकिल, RUBP की बात हो रही है। ये 5 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, ये 2 कार्बन है। तो क्या आ जाएगा? फॉस्फोग्लाइकोलेट आ जाएगा। विच इज नॉट शुगर, PGA OA PG, ये तीनों शुगर नहीं है। फॉस्फोग्लाइकोलेट, 8 मतलब एसिड। ऑक्जेलो एस्टिक एसिड, एसिड, ये एसिड है। ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व इन C3 साइकिल कौन सी है बेटा? मेरे पास क्लोरोप्लास्ट है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व इन C3 साइकिल क्लोरोप्लास्ट है। ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन, क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया। यस यस। सुलेमान मार खाएगा, पढ़ाई कर ले। हाँ, ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व इन C2 साइकिल, ये ऑल आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जरा। PS1 एंड PS2 बोथ प्रेजेंट, मीजोफिल सेल इन C3 प्लांट, मीजोफिल सेल इन C4 प्लांट, दोनों में होगा। देखो C3 प्लांट में तो लार्क और लाइट और डार्क रिएक्शन एक ही में होता है। इसमें मेरे पास क्या होता है? लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन की वजह से PS1 PS2 तो बोथ A एंड B आ गया। प्रोडक्ट ऑफ पैपकेज इज, प्रोडक्ट ऑफ पैपकेज इज PEPCASE, प्रोडक्ट ऑफ पैपकेज इज मैलिक एसिड OA पाइरुवेट ऑल।
प्रोडक्ट ऑफ पैपकेज, पैपकेज मतलब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, तो मेरे पास क्या बनेगा, ओए बनेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ डैश अकर फ्रॉम बंडल शीथ सेल, देखो मेरी बात सुनो, ये बंडल शीथ सेल से मीजोफिल सेल में किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सर पाइरुवेट का ट्रांसपोर्ट होता है। लोकेशन ऑफ फोटोलिसिस इन C4 प्लांट, फोटोलिसिस इसमें होती है, यस, और थाइलाकॉइड में होगी, तो थाइलाकॉइड ऑफ क्या, मीजोफिल सेल में होगी, यस। नॉट अकर इन बंडल शीथ सेल ऑफ C4 प्लांट, देखो जरा, इसमें मेरे पास साइक्लिक फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का एटीपी बनेगी, ऑक्सीजन नहीं इवॉल्व होता, किसमें, बंडल शीथ सेल में। नॉट अकर इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ मीजोफिल सेल इन C4 प्लांट, क्लोरोप्लास्ट ऑफ मीजोफिल सेल, क्या नहीं होता मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में, जल्दी बताओ। नॉट अकर इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ मीजोफिल सेल इन C4 प्लांट, बताओ जल्दी से बेटा, मीजोफिल सेल में क्या नहीं होता, कार्बोक्सिलेशन, रीजनरेशन, फोटोलिस, रिडक्शन, रिडक्शन टू फॉर्म, देखो रीजनरेशन ये कौन से वाली है, ये वाली है जो यहां पर पड़ी थी, कार्बोक्सिलेशन होती ही है, फोटोलिसिस पानी टूटता ही है, रिडक्शन टू फॉर्म शुगर, शुगर बनाने के लिए रिडक्शन यहां पर नहीं होती, बताइए, शुगर बनाने के लिए रिडक्शन यहां पर नहीं होती। बन रहे क्वेश्चन, ये मुश्किल क्वेश्चन है थोड़े से बेटा, यस। ऋतुजा बीनी वाले बेटा अगर पेंडिंग दिखा रहा है तो आप एक बार देखिए क्या है, मुझे डिटेल भेजिए। 6 नहीं समझ आया, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, मीजोफिल सेल में क्या नहीं होता, कार्बोक्सिलेशन कौन सा स्टेप है, पीपी प्लस CO2 वाला, रीजनरेशन कौन सा स्टेप है, पाइरुवेट से पीपी वाला, फोटोलिसिस मतलब पानी तो टूटेगा, इसमें लाइट रिएक्शन होता है, तो रिडक्शन टू फॉर्म शुगर नहीं होगी, वो किसमें होती है, बंडल शीथ सेल में। समीक्षा 6 बता दिया बेटा। इन्फिनिटी वालों को ऑनलाइन वाली फ्री मिलेगी, सेंटर वाले टेस्ट लॉन्च करना बेटा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, इस वजह से शायद नहीं। 4th बता दो, लोकेशन ऑफ फोटोलिसिस, मेरी बात सुने, C4 प्लांट में यहां पर ग्रेनल थाइलाकॉइड होते हैं, तो लोकेशन ऑफ फोटोलिसिस कहां होगी, मीजोफिल सेल या बंडल शीथ सेल, ये रहा मीजोफिल सेल। अब मीजोफिल सेल में किसमें, स्ट्रोमल लैमिली में कि ग्रेनल थाइलाकॉइड में, ग्रेनल वाले में, तो थाइलाकॉइड लिखा हुआ है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, 5th बता दूं फिर से, नॉट अकर इन बंडल शीथ सेल ऑफ C4 प्लांट, बंडल शीथ सेल ये है, देख ले, तो साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि PS1 होता है इसमें, हाँ होता है, तो साइक्लिक फ्लो होगा, एटीपी बनेगी अगर PS1 है, शुगर बनेगा, हाँ इसी में वो होता है, रुबिस्को होता है, और रिडक्शन स्टेप होगा, ऑक्सीजन यहां इवॉल्व होती है, ठीक है। अब यस, 5 का बी होगा, क्यों बेटा, क्या C4 प्लांट में बंडल शीथ सेल में एटीपी नहीं बनती, बनती तो है, साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से एटीपी नहीं बनेगी। आयशा बेटा बैच इन्फिनिटी वाले को बुक का कोई ऑनलाइन वर्जन नहीं है ना, कैसे होगा बताओ, आप मुझे बताओ कैसे पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट शुगर फॉर्म इन C4 प्लांट, RUBP, PGA, ट्रायोस फॉस्फेट, OA, जल्दी बताओ बेटा, फर्स्ट शुगर फॉर्म इन C4 प्लांट, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, फर्स्ट शुगर फॉर्म इन C4 प्लांट, RUBP, PGA, ट्रायोस फॉस्फेट, OA। हाँ, C4 प्लांट में पहली शुगर कौन सी है बेटा, C4 प्लांट की बात हो रही है, उसमें वही शुगर होगी जो C3 में होगी, ट्रायोस फॉस्फेट होगी। नॉट फीचर ऑफ मीजोफिल सेल, देख लो मेरी बात सुनो, ग्रैनल थाइलाकॉइड होंगे मीजोफिल सेल में, खुद से बता, हाँ होंगे सर, इसमें पैपकेज होगा, होगा फोटोलिसिस होगी। C3 साइकिल किसका फीचर है, बंडल शीथ सेल का फीचर है, कॉमन इन C3 और C4 प्लांट। मेरी बात सुन ध्यान से, C3 प्लांट में C2 साइकिल होती है, C4 प्लांट में C2 साइकिल नहीं होती। C3 साइकिल ऐसी है जो C3 और C4 दोनों प्लांट में होती है। भाई C3 C4 प्लांट में कौन सी साइकिल कॉमन है, कौन सी साइकिल है जो दोनों प्लांट में होती है, वो है C3 साइकिल। क्या C4 प्लांट में C3 साइकिल होती है, हाँ होती तो है, इस वाले सेल में, बंडल शीथ सेल में। वाई CO2 फिक्स्ड इन मीजोफिल सेल, क्यों, क्यों बताओ, क्योंकि वॉल ऑफ बंडल शीथ सेल इम्परवियस है। मेरी बात समझो ध्यान से, हम CO2 क्यों फिक्स कर रहे हैं,
क्यों फिक्स कर रहे हैं? रीजन होना चाहिए ट्रांसपोर्ट करना है बंडल शीथ सेल में। तो वॉल ऑफ बंडल शीथ सेल परवियस है? नहीं, वॉल ऑफ बंडल शीथ सेल इम्परवियस है, इस वजह से वहां फिक्स करके यहां लानी पड़ेगी। भाई इसकी दीवार मोटी है, इसीलिए CO2 को यहां फिक्स करके यहां लाओगे। रुबिस्को एक्ट एज ऑक्सीजनेस कब? हाइट लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर इन C4 प्लांट, हाई टेम्परेचर हाई लाइट इंटेंसिटी इन C4 प्लांट नन। ये दोनों C4 लिखा है बेटा, तो यहां तो होगा ही नहीं, लेकिन यहां पर टेम्परेचर हाई चाहिए था C3 प्लांट में। सबसे पहले रुबिस्को एक्ट एज ऑक्सीजनेस, C3 प्लांट C4 प्लांट, सर C3 प्लांट, तो ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। तो आंसर में क्या आएगा? C3, पर वहां लो टेम्परेचर लिखा है, इसलिए हमने क्या मार्क कर दिया? नन ही मार्क कर दिया। बताओ बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। ऑनलाइन कर सकते हो बच्चे? हाँ हाँ, बेटा ऑनलाइन लाइट रिएक्शन फास्ट होता है डार्क रिएक्शन से। मैं तेरे को बताता हूँ, क्लास 10th में एक चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, वहां पर पढ़ाया जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन आर वन ऑफ द फास्टेस्ट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, तो वो डार्क रिएक्शन से हमेशा फास्ट होगा। यस, ठीक है। हाँ बेटा, जो बच्चे थोड़ा सा डाउट टेस्ट सीरीज के अराउंड पूछ रहे हैं, मैं बता देता हूं आपको एग्जैक्टली क्या है। टेस्ट सीरीज जो है बेटा ऑनलाइन वाली जो है वो शायद 499 की कुछ की है, तो वो उन बच्चों को फ्री मिलेगी जिन्होंने इन्फिनिटी बैच परचेज किया था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो 1300 के आसपास की दिखा रही है वो घर पर पैकेट आएगा, ठीक है, क्लियर है। तीसरा पॉइंट क्या है कि आप में से जो भी बच्चे बुक परचेज कर चुके हैं, बुक से सॉल्व करो, बढ़िया है। आपको लगता है कि आपने कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज किसी भी कोचिंग की ली है, उसके साथ आपको और प्रैक्टिस के क्वेश्चन चाहिए, तो आप उसको लेके कर सकते हो, ठीक है। सर बैच के अंदर टेस्ट होंगे? बिल्कुल होंगे, बैच के अंदर आपको वो भी कराया जाएगा। जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो फुल सिलेबस भी कराए जाएंगे, ऐसा नहीं है, मेरी बात समझो, पर वो ऑनलाइन है। एक ऑफलाइन प्रैक्टिस करने के लिए टाइम लगा के, अच्छा लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा इंप्रूव किया, थोड़ा इंप्रूव करने का मतलब उसमें थोड़े मुश्किल क्वेश्चन डाले गए हैं, इतनी सी बात है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको और कुछ डिस्कशन मेरे से चाहिए, ठीक है। आगे आ जाइए, यहां पर ये वाले क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। विच इज नॉट इंट्रिंसिक फैक्टर विच अफेक्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस? बताओ जरा, इंट्रिंसिक फैक्टर कौन सा है? इंट्रिंसिक, नॉट इंट्रिंसिक। नॉट इंट्रिंसिक इज एक्सटर्नल CO2, बाकी सब इंट्रिंसिक है। बेटा NBTS के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा आसान भी था, ऐसा नहीं है। हाँ बॉटनी ठीक थी। बैच में AITS होगा, हाँ बच्चे, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा फुल सिलेबस टेस्ट तो होते ही है ना। फैक्टर डिपेंड ऑन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, कौन सा है जो जीन्स पे डिपेंड करता है? बी, है ना। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड ऑन लाइट डे इंटेंसिटी। रेट किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे। 10% लाइट इज सफिशिएंट फॉर ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस, मतलब मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, बियॉन्ड विच रेट नॉट डिपेंड ऑन लाइट। आफ्टर दैट अदर फैक्टर लिमिटिंग होंगे। मैं देखो 10% लाइट सफिशिएंट का क्या मतलब है कि 10% के बाद अगर, और मेरी बात समझ ध्यान से, 10% लाइट इज सफिशिएंट, इसका क्या मतलब है? 10% लाइट सफिशिएंट का मतलब होता है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करने के लिए 10% लाइट काफी है, इससे ज्यादा हमें होगी तो दूसरे फैक्टर लिमिटिंग हो जाएंगे, ये लिखा। बियॉन्ड विच रेट लाइट पर डिपेंड नहीं करेगा। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया है? ब्लैकमैन ने, ठीक है। और देख लेते हैं, वाटर एज अ फैक्टर, मेरी बात सुने ध्यान से, वाटर एज अ फैक्टर नॉट अफेक्ट रेट नॉट लिमिटिंग, एक्ट थ्रू प्लांट, मतलब बेसिकली ये क्या है बेटा? एक्ट थ्रू अदर पैरामीटर। याद करो मैंने क्या बताया था। आप में से कितने लोग मेरी बात समझ पाते हैं? पानी हमारी बॉडी में या प्लांट में अच्छा खासा होता है, अगर पानी नहीं है तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप नहीं होती, लाइट रिएक्शन तो चलता ही है क्योंकि पानी टूट जाता है। प्रॉब्लम कहां होती है? पानी ना होने से दोपहर के समय स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, तो किसी दूसरे फैक्टर के थ्रू पानी काम करता है, पानी एंटर नहीं कर पा, मतलब सॉरी CO2 एंटर नहीं कर पाती, स्टोमेटा बंद हो जाता है। आप लोगों को पता है स्टोमेटा में से क्या एक्सचेंज होता है? पानी के वेपर बाहर जाते हैं और CO2 अंदर जाता है, यस और नो? यस और नो? तो वो चीज है। तो एक्ट थ्रू प्लांट मतलब, अच्छा दूसरा, पानी नहीं होगा तो लीफ मुरझा जाती है, उसे विल्टिंग कहते हैं, सरफेस एरिया घट जाता है। CO2 कंसंट्रेशन अबव 380 ppm,
कैन बी लिमिटिंग फॉर, बताओ 380 के ऊपर वाली लिमिटिंग नीम के लिए हो सकती है क्योंकि ये C3 है, ये सारे C4 हैं, तो इनके लिए इनका क्या है बेटा 360 ppm है इनका सैचुरेशन, तो इनके लिए लिमिटिंग नहीं हो सकती। सैचुरेशन ऑफ ग्रीन हाउस प्लांट अकर एट ग्रीन हाउस प्लांट, कौन से प्लांट होते हैं C3, उनका आएगा 450 ppm पे। टेम्परेचर कैन अफेक्ट लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस ऑल, अगर वो लाइट को अफेक्ट करेगा, डार्क को अफेक्ट करेगा, दोनों में एंजाइम है, तो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा। यहां तक कोई दिक्कत है बताओ? स्टार्ट कर रहे हैं अब, फटाफट से छोटी सी एक चीज बतानी है आपको, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ, कल हम लोग क्लास के लास्ट में, कल वाली क्लास के लास्ट में या स्टार्टिंग में थोड़े से PYQs इसके सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के। आपको क्या करना है आज सुनो ध्यान से, किसी तरह की कोई मक्कारी नहीं, घर में काम चल रहा है, थोड़ा बहुत काम भी कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर सबसे पहले आपने क्या करना है, आज इस चैप्टर को तैयार करना है पूरा। टेस्ट भी होगा आपका, टेस्ट दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको इस चैप्टर को पूरा तैयार करना है, इसकी दोनों वर्कशीट सॉल्व करनी है, उतने से मोर और लेस हो जाएगा। PYQ को सॉल्व कर लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जिनके पास बुक है बुक को सॉल्व कर लो, उतने से भी आपको बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। लास्ट ईयर मैंने कुछ दिया था आपको, याद है कि क्वेश्चंस दिए थे इकट्ठे, उनको भी कर लो तो उनसे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलें बेटा, CO2 लिमिटिंग फैक्टर का क्या मतलब है, मेरी बात सुन ध्यान से। CO2 मेरी बात समझ ध्यान से, CO2 क्या होता है एक्चुअल में, क्या है CO2 एनवायरमेंट में होती है, जो एनवायरमेंट में वही प्लांट को मिलेगी। C3 प्लांट का सैचुरेशन 450 होता है ppm और C4 का कितना होता है 360, तो एनवायरमेंट के हिसाब से C4 प्लांट को CO2 सफिशिएंट होती है, लेकिन C3 को कम पड़ती है। दूसरा क्या है कि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, तो वो कम CO2 में भी ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो करंट एनवायरनमेंट में C4 प्लांट ज्यादा प्रोडक्टिविटी शो कर रहे हैं CO2 में, लेकिन जब CO2 की कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में बढ़ेगी, किसको ज्यादा फायदा होगा? C3 को, क्योंकि उनका सैचुरेशन अभी अचीव नहीं हुआ। यस, उनका सैचुरेशन अभी अचीव नहीं हुआ। अब मैं आपको एक छोटे से टॉपिक के बारे में बता रहा हूं, फिर हम लोग रेस्पिरेशन को स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली, ठीक है? मैं एक दो टॉपिक हैं जो आपको बता देने चाहिए। एक है मेरे पास कैम प्लांट्स। कैम प्लांट्स क्या होते हैं, ठीक है? सबसे पहले कितने लोगों को इनका नाम पता है? मैं नाम बता देता हूं, क्या मतलब है इस प्लांट का। इसका मतलब है क्रैस्युलेशियन। सर ये तो नया है कुछ, एसिड मेटाबॉलिज्म। सर ये किस में बता रहे हो? फोटोसिंथेसिस में ही लिखना अभी इसको, मैं थोड़ा सा बता दूं कैम प्लांट्स, नहीं तो बिल्कुल रह जाएगा। कैम प्लांट्स क्या होते हैं बेटा? एक प्लांट था जिसका नाम था ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम जो था उसमें एक पाथवे मिला था। उसमें क्या मिला था? उसमें एक डिफरेंट पाथवे मिला था, एक डिफरेंट पाथवे, पाथवे का मतलब मेथड मिला था तो फिक्स क्या चीज? CO2, ठीक है? ये क्रैसुलेशन एसिड जो होता है ये किसमें प्रेजेंट होता है? ब्रायोफाइलम में प्रेजेंट होता है, इसलिए इन प्लांट का नाम क्या रख दिया? क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। एक बार रिपीट करता हूं, फिर से सुनेंगे सारे बच्चे। एक खास तरह के प्लांट होते हैं, उन्हें कैम प्लांट्स कहते हैं। कैम प्लांट क्या होता है? एक तरह का पाथवे है, समझना ध्यान से। ब्रायोफाइलम एक प्लांट था, ब्रायोफाइलम देखा है सबने? अरे ब्रायोफाइलम का प्लांट देखा, उसमें पिंक कलर के फ्लावर लगते हैं। उस प्लांट में एक एसिड मिलता था, क्रैसुलेशन एसिड। उस एसिड के नाम पर जो जिन प्लांट्स में ये पाथवे मिलता है उनको हमने कैम प्लांट्स बोल दिया। तो कैम प्लांट्स क्या है? जैसे C3 प्लांट है, उसमें C3 पाथवे मिलता है। C4 प्लांट है, उसमें C3 पाथवे तो मिलता है, पर CO2 C4 पाथवे से फिक्स करते हैं। ऐसे ही हमारे पास कैम प्लांट्स होते हैं। कैम प्लांट्स का नाम कैम प्लांट्स क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस एसिड। वो उन प्लांट्स से मिलता है, इसका कुछ रोल होता है नहीं, बस आप याद करो कि कैम प्लांट्स जो होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है? उनमें क्या होता है, देखो क्वालिटी क्या होती है, फीचर क्या होता है। सबसे पहले वो ड्राई रीजन में मिलते हैं, है ना? तो उनको क्या करते हैं, वो अपना स्टोमेटा बेटा रात में ओपन करते हैं। स्टोमेटा ओपन करते हैं नाइट में। ऐसा क्यों करते हैं? स्टोमेटा रात में क्यों करते हैं? टू डिक्रीज ट्रांसपिरेशन। क्या डिक्रीज करने के लिए? ट्रांसपिरेशन डिक्रीज करने के लिए, ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो जाए, पानी का लॉस कम हो जाए।
वाटर लॉस को घटाने के लिए वो क्या करते हैं, वो CO2 को रात में, मतलब सॉरी, CO2 को रात में लेकर आते हैं अपने पास, ठीक है। अब इन प्लांट्स के एग्जांपल में मेरे पास एक तो कैक्टस आता है, देखो, एक तो ब्रायोफाइलम है प्लांट, आपने कैक्टस देखा है, कैक्टस, कैक्टस उसको ओपनशिया कहते हैं, उसमें हो जाएगा, पाइनएप्पल में हो जाएगा। ये कुछ एग्जांपल है किसके, कैम प्लांट्स के, सही है। मैं रिपीट कर दूं एक बार, मान लेते हैं एक प्लांट था, उसके अंदर एक एसिड मिला था जिसका नाम था क्रेसुलेशन एसिड, उसी के अंदर एक पाथवे, एक मेथड डिस्कवर हुआ जिसमें स्टोमेटा रात में खुलता है और दिन में बंद रहता है। दिन में क्यों बंद रहता है, ताकि पानी के लॉस को बचा सके, सही है। टू डिक्रीज वाटर लॉस स्टोमेटा रात में खुलते हैं। अब रात में जब स्टोमेटा खुलते हैं तो क्या होता है जरा समझते हैं। ये मेरे पास एपिडर्मल सेल है, ये मेरे पास स्टोमेटा है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये मेरे पास एपिडर्मल सेल्स हैं और ये मेरे पास स्टोमेटा है। यहां तक किसी को बात समझ में आ रही है। अब बात कर रहे हैं नाइट की। अगर नाइट होगी, ध्यान से सुनेंगे, नाइट होगी तो मेरे पास ये स्टोमेटा बंद है, सॉरी नाइट है तो स्टोमेटा क्या, ओपन है। स्टोमेटा क्या है बेटा, ओपन है, ओपन है स्टोमेटा। यस, स्टोमेटा क्या है, नाइट है तो स्टोमेटा कैसा है बताओ, नाइट है तो स्टोमेटा कैसा है, हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, स्टोमेटा ओपन है। अगर स्टोमेटा ओपन है तो क्या होगा आप समझो, स्टोमेटा ओपन होगा तो बाहर से क्या आ जाएगी, CO2 आ जाएगी। सुनना ध्यान से, बाहर से क्या आ जाएगी, CO2 आ जाएगी। अब ये जो CO2 आएगी इस सेल के अंदर, समझना इस बात को, ये CO2 जो आएगी, ध्यान देंगे, इस CO2 को हम क्लोरोप्लास्ट में ले गए और उसको कंबाइन किया पीपी के साथ, पीपी से बना दिया OA, सर एंजाइम कौन सा होगा, वही पेप्केज, OA से बना दिया मैलिक एसिड, यस और नो। अब ये सारा काम किसमें चल रहा है, क्लोरोप्लास्ट में चल रहा है, सारा काम किसमें चल रहा है, क्लोरोप्लास्ट में चल रहा है। अब इस मैलिक एसिड को निकालकर हमने वैक्यूल में स्टोर कर लिया, मैलिक एसिड को किसमें स्टोर कर लिया, वैक्यूल में, वैक्यूल में। तो मैलिक एसिड यहां स्टोर हो गया, ये चीज क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। इस बात में कोई दिक्कत है, इस बात में कोई दिक्कत है, जल्दी बताओ। अरे यार तुम लोग पहले चैट प्राइवेट करो, तुम लोग मैच क्यों देख रहे हो नालायक, कुछ नहीं बदलेगा तेरे जीवन में इससे। मेरे से ज्यादा नहीं देखता होगा तू पहले, है ना, और मुझसे ज्यादा नॉलेज भी नहीं होगी क्रिकेट की। पर दिक्कत क्या है कि अब समय नहीं बचा और ना समय है तेरे लिए, ठीक है। अब हम नहीं देखते, बहुत ही कम, क्योंकि सब कुछ अब वैसा हो गया प्रोफेशनल टाइप का, है ना। तो तुम अपना समय मत खराब किया करो, है ना। सबको एड्स मिल रहे हैं, सब पैसे कमा रहे हैं करोड़ों में, तुम क्या कर रहे हो। हाँ, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर का, यस, लास्ट चीज बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से, पहले समझो मेरी बात सुनो। मैं आपसे पूछता हूं कि C3 प्लांट की मेन प्रॉब्लम क्या थी, रूबिस्को एक्ट एज अ ऑक्सीजनेस। तो उसने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी, एक सेल में लाइट रिएक्शन, दूसरे सेल में क्या किया उसने, डार्क रिएक्शन। इसे कहते हैं जगह अलग अलग कर दी। कैम प्लांट्स ने क्या, टाइम अलग अलग कर दिया। तो कैम प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट में वो क्या करते हैं, CO2 स्टोर कर लेते हैं। स्टोर कैसे करते हैं बताता हूं। उन्होंने क्या किया, CO2 को पीपी के साथ कंबाइन किया, OA बनाया और OA से मैलिक एसिड बनाया, तो एक तरीके से CO2 स्टोर हो गई रात में। दिन के समय क्या होगा, दिन के समय जब लाइट रिएक्शन चलेगा तो ये स्टोमेटा बंद रहता है। दिन के समय जब लाइट रिएक्शन चलेगा तो ये स्टोमेटा बंद हो गया, ये हो गया स्टोमेटा क्लोज, ठीक है सर। अब स्टोमेटा जब क्लोज हो गया, आपको समझना पड़ेगा तो क्या होगा, इस वैक्यूल में से मैलिक एसिड बाहर निकलेगा। वैक्यूल है ना, इसमें क्या है हमारे पास, मैलिक एसिड है, यस। ये मैलिक एसिड वैक्यूल में से बाहर निकलेगा और मैलिक एसिड वापसी क्या बनाएगा, OA बनाएगा। वापसी क्या बनाएगा, OA बनाएगा। OA से वो CO2 निकाल के किसको दे देगा, रूबिस्को को। इसमें भी यही काम कर रहे हैं। और साथ में मेरे पास बन जाएगा पाइरुवेट, और पाइरुवेट से फिर हम लोग क्या बना सकते हैं, पीपी। तो मेरा सिर्फ आपको यह समझाने का काम है कि ये क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है,
ये सब किस में हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में। अगर आप ज्यादा नहीं समझना चाहते तो सिंपल बात याद रखिए, आपको ये समझना है जो आपने C4 साइकिल में पढ़ा है वही हो रहा है। फर्क सिर्फ कितना है कि रात के समय मैलिक एसिड बनाकर रख लेते हैं। मैलिक एसिड क्या है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर है। दिन के समय मैलिक एसिड से वापसी हम लोग क्या बना देते हैं? पाइरुवेट। उससे क्या होता है? CO2 निकाल के किसको दे देते हैं? रुबिस्को को। चल भाई तू फोटोसिंथेसिस कर। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हो दिन में ही रही है, पर हम क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रात में स्टोर करके रख लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि स्टोमेटा हमने बंद कर दिया। उससे क्या नहीं होगा बेटा? अगर मैंने स्टोमेटा क्लोज कर दिया तो उससे क्या होगा? उससे पानी का लॉस नहीं होगा। नो वाटर लॉस। नो वाटर लॉस, पानी का लॉस नहीं होगा, है ना। पानी का लॉस हम बचा पाएंगे, क्योंकि ये कहां मिल रहे हैं बेटा? ये ड्राई कंडीशंस में मिलते हैं। ड्राई का मतलब वहां पहले ही पानी नहीं है। अगर पहले ही पानी नहीं है तो आप पानी लॉस कैसे करोगे? समझ आया नहीं आया? समझ आया नहीं आया? क्या इसमें C3 साइकिल हो रही है? 100% बेटा। कोई ऐसा प्लांट नहीं है जिसमें C3 साइकिल ना हो। ध्यान से सुने, कोई ऐसा प्लांट नहीं है जिसमें C3 साइकिल ना हो। इधर समझो ध्यान से। नोट, मेरे पास C3, C4 एंड कैम प्लांट्स सब में C3 साइकिल होती है। ऑल शो C3 साइकिल। सही है। C4 क्या कर रहा है? C4 प्लांट ने क्या किया? लोकेशन बदल दी। क्या बदल दी? लोकेशन चेंज कर दी। चेंज लोकेशन फॉर लाइट एंड डार्क रिएक्शन। चेंज लोकेशन किसकी? फॉर लाइट एंड डार्क रिएक्शन। लाइट और डार्क रिएक्शन की लोकेशन चेंज कर दी। कैम प्लांट ने क्या किया? कैम प्लांट ने टाइम बदल दिया। कैम प्लांट ने क्या किया? CO2 को फिक्स कर रहे हैं किसमें? नाइट में, है ना, और स्टोर कर रहे हैं। यस, सही है। और डे टाइम में क्या कर रहे हैं? डे टाइम में क्या कर रहे हैं बेटा? लाइट रिएक्शन कर रहे हैं प्लस कैल्विन साइकिल भी कर रहे हैं। लेकिन वो क्या यूज करके? बाय यूजिंग CO2। वो जो CO2 स्टोर करी थी उसको यूज करके। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ, इसको नोट करना है बेटा, बैक स्लाइड दिखा रहा हूं। इतनी बात समझ में आ रही है? भाई C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो चाहे कैम प्लांट्स हो, सब में C3 साइकिल होती है। C4 प्लांट ने जगह बदली है लाइट और डार्क रिएक्शन की। एक सेल में लाइट रिएक्शन, दूसरे में डार्क रिएक्शन। कैम प्लांट ने क्या किया? CO2 को फिक्स किया नाइट में, और डे टाइम में उसने क्या किया? लाइट रिएक्शन बाय यूजिंग CO2 कैल्विन साइकिल। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस। बनाइए, जल्दी बनाइए, नोट करिए। नोट करिए बेटा जल्दी से। लिख लिया बेटा? लिख लिया? नॉन कर सकता है बेटा। कैम एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनेंगे। कैम प्लांट क्या है, मेरी बात सुने। सबसे पहले कैम की फुल फॉर्म। कैम की फुल फॉर्म है क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये एक एसिड था जो ब्रायोफाइलम में मिलता है। तो ब्रायोफाइलम में पहली बार एक पाथवे, एक तरीका डिस्कवर हुआ जिसमें स्टोमेटा रात में बंद रहता है, सॉरी रात में खुलता है, दिन में बंद रहता है। उस प्लांट के नाम पर इस पाथवे का नाम रख दिया कैम पाथवे। कैम पाथवे क्या होता है? कैम प्लांट्स में मिलता है। कैम प्लांट्स क्या है? ब्रायोफाइलम, ओपनशिया, पाइनएप्पल, ऐसे कई प्लांट्स होते हैं जिन्हें कैम प्लांट्स कहते हैं। ये क्या करते हैं? स्टोमेटा रात में खोलते हैं।
रात में खोलने के बाद वो CO2 लाते हैं और क्लोरोप्लास्ट में मैलिक एसिड बना लेते हैं। मैलिक एसिड इज नथिंग बट जो CO2 रात में आई है उसको स्टोर करके रख लिया। आप देखो ना खुद से, ये 3 कार्बन का है ना, यहां पर स्टोर करके रख लिया। ये मैलिक एसिड को हम स्टोर किस में करते हैं? वैक्यूल में रात में रख लेते हैं। जब सुबह होती है तो मैलिक एसिड वापसी निकलता है और वो OA बनाता है और फिर पाइरुवेट बनाता है, CO2 रुबिस्को के पास चली जाती है। पॉइंट क्या है कि दिन के समय मैलिक एसिड किससे बाहर निकलता है? वैक्यूल से बाहर निकलता है और वापसी किस में जाता है? क्लोरोप्लास्ट में जाता है और वहां से CO2 रिलीज होती है। रात के समय मैलिक एसिड की फॉर्म में वैक्यूल के अंदर, हम याद करो ये कौन सा वैक्यूल होगा बेटा? दिस इज सैप वैक्यूल। याद है, सैप वैक्यूल कुछ मिनरल स्टोर कर सकता है, कुछ उसमें आयंस होते हैं, कुछ चीजें होती हैं। तो सैप वैक्यूल मैलिक एसिड स्टोर करता है कैम प्लांट्स में रात में। तो हमने क्या किया, रात में कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करके रख लिया। उससे फायदा क्या हुआ? पानी का लॉस जो भी होना था रात में हुआ। दिन के समय स्टोमेटा बंद रखा ताकि पानी का लॉस ना हो। ठीक है बेटा। जिनका बैकलॉग बन गया है फोटोसिंथेसिस का, एक बार जना उसको हाफ नीट वाले से भी देख सकते हो। और वैसे भी मैं एक लेक्चर आपका प्लान कर रहा हूं, 2 से 3 दिन में आपको एक सीरीज स्टार्ट कर दूंगा जिसमें मैं पूरा 11th रिवाइज करूंगा। ठीक है, उसमें मेरे जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग जो मुझे समझ में आ रहा है, एक लेक्चर है, उसी के अंदर एक रिवीजन है, उसी के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस है, उसी के अंदर एनसीईआरटी की। तो एक पूरा बड़ा लेक्चर है, आप अपने हिसाब से अपने काम का पार्ट देख लो, बस ऐसा कर सकते हैं। यस, दिन में पानी ज्यादा लॉस हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कैम प्लांट्स में क्या होता है, मान लो एक सिंपल, आप वाइवा में बैठे, मैं पूछूं व्हाट आर कैम प्लांट्स, तो आप सिंपल बोलोगे कैम प्लांट्स क्या करते हैं, स्टोमेटा रात में खोलते हैं, दिन में बंद रखते हैं। उससे क्या होता है? पानी का लॉस नहीं होता। तो रात में खोलने से क्या होता है? क्या वो रात में फोटोसिंथेसिस करते हैं? नहीं, करेंगे तो दिन में ही, लेकिन रात में CO2 को स्टोर करके रख लेते हैं मैलिक एसिड की फॉर्म में वैक्यूल में। फिर क्या होगा? दिन के समय मैलिक एसिड में से वापसी CO2 निकाल के दे देते हैं, खत्म हो गया। यस, ठीक है। हाँ, अभी दूसरी स्लाइड है बेटा, ये नोट वाली स्लाइड है ना। C3 C4 कैम प्लांट सब में। अच्छा, मैं एक चीज और इसमें बताना था आपको, हमारे पास एक कंपाउंड होता है, ये एक तरीके का हर्बिसाइड होता है, DCMU कहते हैं, डाइक्लोरोमिथाइल यूरिया कहते हैं। ये एक हर्बिसाइड होता है, हर्बिसाइड होता है। ठीक है, यस, ये ब्लॉक करता है PS2 को, ब्लॉक करेगा PS2 को, तो एक तरीके से स्टॉप करेगा लाइट रिएक्शन। यस और नो? याद रह जाएगा DCMU किसको ब्लॉक करता है? याद रहेगा? जल्दी बताओ, पहली वाला लिख लो जल्दी से। ठीक है, तो DCMU एक हर्बिसाइड है जो ब्लॉक करता है किसको? लाइट रिएक्शन को। और अगर लाइट रिएक्शन रुक जाएगा तो डार्क रिएक्शन अपने आप रुक जाएगा। इफ लाइट रिएक्शन हो प्लांट मर जाएगा। लाइट रिएक्शन स्टॉप तो डार्क रिएक्शन ऑटोमेटिकली स्टॉप, डार्क रिएक्शन ऑल्सो स्टॉप। इस बात में कोई दिक्कत है? इस बात में कोई दिक्कत है? इसके अलावा बेटा मैं एक चीज और बता देता हूं, अगर आपको याद हो, फोटोलिसिस पढ़ा था आपने? फोटोलिसिस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, तो फोटोलिसिस में एक पानी जब ब्रेक करता है, एक पानी ब्रेक करता है तो क्या बनता है? सर 2 प्रोटॉन बनते हैं, हाफ ऑक्सीजन बनती है और 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ठीक है सर, अब 2 इलेक्ट्रॉन NADPH बनाने के लिए चाहिए। NADP प्लस से अगर मुझे NADPH बनाना है तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
इसका सीधा सीधा मतलब केमिस्ट्री की स्टोकियोमेट्री यूज करते हैं। इसका मतलब है कि एक पानी बराबर में 2 इलेक्ट्रॉन बराबर में हाफ ऑक्सीजन बराबर में 1 NaDPH है। क्या मैं ये बातें यूज कर सकता हूं कि नहीं, ये बताओ। क्या मैं ये बातें यूज कर सकता हूं कि नहीं यूज कर सकता? अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, मैं अगर आपको क्वेश्चन दे दूं कि व्हेन 4 NaDPH फॉर्म, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर A4B8, बताओ बताओ भाई बताओ। अगर मुझे 4 NaDPH बनाने तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। ठीक है सर, अब सुनना ध्यान से। अगर मुझे 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनाने हैं, यस, मुझे 4 O2 चाहिए, उसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए बताओ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? कितने चाहिए बताओ, आप खुद देख लो। हाफ O2 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है इसको कि 4 आ जाए 8 से, तो 8 O2 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कि नहीं बताओ? कितने लोगों को समझ में आई है? 8 लिख रहे हैं यार, गजब आदमी हो तुम लोग। कब पढ़ना, कब केमिस्ट्री सीखोगे तुम? कब कब मैथ आएगा तुम्हें? यस बच्चे, डीसीएमयू मत कुछ याद कर। डीसीएमयू एक केमिकल होता है। क्या करते थे, बहुत सारे केमिकल्स आते हैं जिनसे आप हर्बिसाइड्स को, अनवांटेड वीड को मारते हो। तो डीसीएमयू क्या करता था, PS2 को ब्लॉक करता है। किसको ब्लॉक करता है? PS2 को। पूरा प्रोसेस रुक जाएगा। यस एक बार फिर बता देता हूं। आपने जो फोटोलिसिस पढ़ी थी उसमें पानी टूटने पर 2 प्रोटॉन, हाफ O2, 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है। NaDP प्लस को अगर 2 इलेक्ट्रॉन दूं तो NaDPH बनता है। तो एक पानी जब टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, हाफ O2 और NaDPH बनेगा। मैं क्वेश्चन में दिया है कि अगर मुझे 4 NaDPH बनाने हैं, तो आप खुद से देखो, एक NaDPH कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो अगर मुझे 4 बनाने तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब मैं कह रहा हूं 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनाने हैं, तो मैं यहां पर सीधा सीधा फॉर्मूला है कि हाफ O2 बराबर में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब पानी टूटेगा तो आधा O2 और 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा। मुझे कितने बनाने हैं मॉलिक्यूल? 4 बनाने हैं। तो मैं क्या इसको 4 से मल्टीप्लाई, मतलब मुझे 4 ऑक्सीजन चाहिए, 4 O2 चाहिए, उसके लिए मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 से। तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करो तो यहां क्या आ जाएगा? 4 O2 आ जाएगा। यहां कितने आ जाएंगे? 16 इलेक्ट्रॉन। यही तो कर रहा हूं यार। यस अच्छा, यहां 4 O2 होगा। अच्छा मैंने गलती की है ये, अच्छा इसलिए तुम कंफ्यूज हो गए। यहां 4 O2 होगा बेटा, सॉरी 4 O2 होगा। इसका, इसके लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है? 8 से। अब ठीक है, हाँ वो मैंने गलती करी, सॉरी। हाँ हाँ, फोटोन पूछ ले बेटा, एक ऑक्सीजन के लिए 8 फोटोन चाहिए होते हैं। ध्यान सुनो, 1 O2 के लिए 8 फोटोन चाहिए। आप कर सकते हो? तो हाफ O2 के लिए कितने चाहिए? हाफ O2 के लिए कितने चाहिए जल्दी बताओ? एक ऑक्सीजन के लिए, डाटा है ये, एक ऑक्सीजन के लिए 8 फोटोन चाहिए एक O2 के लिए। तो हाफ O2 के लिए कितने चाहिए? 4 फोटोन। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक NaDPH बनाने के लिए 4 फोटोन चाहिए। एक NaDPH बनाने के लिए 4 फोटोन चाहिए। यार आप कर लो ना खुद से, मल्टीप्लीकेशन मुझे सिखाओगे सर ऐसे कर लो वैसे कर लो, मेरी लाइफ का यूज नहीं है ना उसमें। मेरे को मल्टीप्लाई नहीं सीखना यार अब, है ना, मुझे बायो पढ़ानी है। यस
ठीक है, नहीं कर बेटा लक्ष्य, क्वांटम यील्ड मत कर, नहीं करना। मैं जितना बता दिया इतना काफी है, इससे ज्यादा नहीं आएगा आपको। कैम आ सकता है वो बता दिया, ये चीजें बहुत है। अब हम लोग रेस्पिरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और रेस्पिरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और कल क्या करेंगे, मैं फिर रिपीट करता हूँ, फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कल के लिए मैं बता देता हूँ आपको। कल इसके एक बार पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि जो पुराने हैं ना 80 के 90 के वो भी लेके आऊं, जो एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे और काम के मिल जाएंगे, और उनकी पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। तो कल हम लोग फोटोसिंथेसिस के पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट। चालू करें बेटा। यूट्यूब पे आप देखो ना, है तो बायोमोलिक्यूल, आप देखो, मेरा पढ़ा हुआ है पहले से, आप देखो तो सही। एक 7-8 घंटे का लेक्चर है, आपको मजा आएगा उसको करके। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है रेस्पिरेशन में, नया चैप्टर बेटा, हेडिंग डालो रेस्पिरेशन इन प्लांट। पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले इस पे एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे रेस्पिरेशन की। आप में से बहुत सारे बच्चों को रेस्पिरेशन का मीनिंग भी नहीं समझ में आता, तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन के साथ हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक पढ़ते हैं, जिनमें एक टॉपिक होता है हमारे पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इससे अच्छा क्वेश्चन आएगा तो गलत हो जाएगा। उसके साथ हम लोग एक टॉपिक पढ़ सकते हैं जिसका नाम होता है आरक्यू, ठीक है। उसके अलावा हम लोग एक टॉपिक पढ़ सकते हैं वाई प्लांट, या प्लांट डू प्लांट ब्रीद, ऐसे करके एक टॉपिक है, डू प्लांट ब्रीद। इनको तीनों को एक साथ पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस के बाद हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन में कुछ टॉपिक्स हैं आपके जो आपको पता होने चाहिए। एक है लिंक रिएक्शन, उसको पढ़ेंगे। एक आपने क्रैब साइकिल नाम से कुछ सुना होगा, उसको पढ़ेंगे। और एक आपने ईटीएस सुना होगा, उसको पढ़ेंगे, ठीक है सर। उसके बाद हमने क्या करना है बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है एम्फीबॉलिक पाथवे, एम्फीबॉलिक पाथवे। और उसके साथ पढ़नी है एटीपी बैलेंस शीट। एटीपी की एक बैलेंस शीट है, वो पढ़नी है हमने। एटीपी की क्या है, एक बैलेंस शीट है, वो हमें पढ़नी है, ठीक है सर। उसके साथ एम्फीबॉलिक पाथवे, एटीपी की बैलेंस शीट हमने पढ़ ली। उसके साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, समझना ध्यान से। एम्फीबॉलिक पाथवे है, एटीपी की बैलेंस शीट हमने पढ़ ली। इसके बाद हम पढ़ेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या पढ़ेंगे हम, एनएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। डन है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम इथेनॉल और लैक्टिक एसिड पढ़ेंगे। इथेनॉल फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड, ये दो चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये पूरा टॉपिक है। कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं सर, 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। चैप्टर कैसा है, कॉन्सेप्चुअल। इसके लिए बायोमोलिक्यूल की नीड लगेगी स्ट्रक्चर्स में हल्की सी, सही है। बैक स्लाइड का क्वेश्चन दिखा दो। इसकी कितनी क्लास लगेगी, आज क्या तारीख है सर, आज 19 है, तो 19 में आज इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो 20, 21, 22, 23, 24, मान के चलो 24 तारीख को हम लोग इसको करा लेंगे। 24 या 25 लग सकता है ज्यादा ज्यादा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर स्लाइड दिखा दो, दिखाती है। यस, कल पढ़ेंगे, पिटाई कर दूंगा मैं। हाँ बर्नेल, मेरे टेलीग्राम चैनल पे है इसकी वर्कशीट, ठीक है। यस, छुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। परसों कहां पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है, सबको पढ़ा जाता है। क्यों नहीं पढ़ा जाता, नोट कर लो बेटा एक बार फटाफट से। बैकलॉग होते हैं तो पूरा कर, आज तो खाली है ना टाइम इसके बाद से।
जल्दी कर लो बेटा। परवेज मैं ट्राई करता हूँ 8 AM के लिए एक बार आप बात करते हैं, है ना, पर मैं भी इसको 9 ही रहने दो, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलें आगे। आइए, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और उसके बाद रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। चालू करें। मैं जो चीजें बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। ठीक है, सारी बातें समझ में आए। ये चीजें आज मैं आपको बता दूंगा। अभी इन चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे, सुनते रहना और समझते रहना, आपको समझ में आएगा सारा। रेडी हो बेटा? रेडी हो? किसी को लिखना है नोट कर लो एक बार टॉपिक्स, फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। पीयूष, मैं देखता हूं आपने जो बात लिखी है। चलिए आइए। एनसीईआरटी कैसे इसको स्टार्ट करती है, एनसीईआरटी ने कैसे स्टार्ट किया है, पहले पेज में उसने क्या लिखा है, पहले मेरी पूरी बात समझना। ये क्लास 10 से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो उसने लिखी हैं। सबसे पहले वो ये लिखता है कि क्या सभी लोग ब्रीद करते हैं। मेरी बात सुनो, क्या सभी लोग ब्रीद करते हैं? मैं अगर आपसे पूछूं आप ब्रीद करते हो? यस। क्या प्लांट ब्रीद करते हैं? हाँ, गैस एक्सचेंज होता है। क्या अर्थवर्म ऑक्सीजन लेता है? हाँ, लेता है। कहीं ना कहीं एनसीईआरटी कहती है कि क्या प्लांट, एनिमल, हम सब लोग जब ब्रीद करते हैं तो ब्रीदिंग कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से रिलेटेड है। मेरी बात समझो, ब्रीदिंग कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? ऑक्सीजन से। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, आप में हम सभी लोग जब ब्रीद करते हैं तो ब्रीदिंग कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? ऑक्सीजन से रिलेटेड है। इस बात में कोई प्रॉब्लम है? अब क्या कहता है कि ये कहता है कि लाइफ में जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं, मैं चल रहा हूं, मैं सांस ले रहा हूं, हार्ट बीट कर रहा है, या मैं मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, या मैं ब्रीथ भी कर रहा हूं, सभी प्रोसेस के लिए मुझे एनर्जी की नीड है। अब हम क्या समझ रहे हैं, बात हम ये ऐसे समझ रहे हैं कि अगर मैं आपको इस तरीके से बोल रहा हूं कि क्या आप में हम सब लोग ब्रीथ करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ब्रीदिंग से मुझे क्या मिलती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या हम रिलेट कर सकते हैं? अभी करने जा रहे हैं। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि हमें सभी काम के लिए एनर्जी की जरूरत है। अब एनर्जी कैसे बनती है बेटा? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से। कहीं ना कहीं जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है, जिसको हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो एक तरफ है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग हमें क्या दे रही है? ऑक्सीजन। हमें काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। ऑक्सीजन और एनर्जी कैसे रिलेट है? ऑक्सीजन हेल्प करती है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से मुझे क्या मिलती है? एनर्जी। इस तरीके से ये आपस में रिलेट है। क्लियर है कि नहीं? यहां तक पहला पेज समझ में आया कि नहीं आया? मतलब स्टार्टिंग में ये बात लिखी है, यहां तक क्लियर है बेटा? बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो लाइट रिएक्शन में लिखी थी, वो ठीक है, यहां भी होती है। यस, यहां भी होती है। तो सबसे पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्या लिख रहे हैं, सुनना ध्यान से। हम ये लिख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे हम क्या लिख रहे हैं बेटा। हम बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या लिख रहे हैं पहले समझो, साथ के साथ नोट करोगे, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, हम सब जो ब्रीद करते हैं, ब्रीदिंग किससे रिलेटेड है? बताओ जल्दी से। ब्रीदिंग किससे रिलेटेड है? ब्रीदिंग किससे रिलेटेड है? ब्रीदिंग रिलेटेड है किससे? ऑक्सीजन से। विद सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी बात, ऑल प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने भी प्रोसेस हैं, कौन कौन से मैं लिख देता हूं, जैसे कि लोकोमोशन हो गया, यस, ब्रीदिंग हो गई, ठीक है, सर्कुलेशन हो गया, जो भी हैं इनके लिए क्या चाहिए? रिक्वायर एनर्जी। इसके लिए मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी कहां से आती है बेटा? ध्यान से सुनेंगे। एनर्जी कहां से आती है? एनर्जी कम्स फ्रॉम हमारे पास कहां से आती है? फूड से। कहां से आती है? फूड से आती है।
अब फूड क्या होता है बेटा, फूड क्या होता है, एक एक क्या होगा बेटा, एक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। फूड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो एनर्जी कैसे बनती है, सुनेंगे यहां पे, एनर्जी कैसे बनती है, एनर्जी प्रोड्यूस बाई, ध्यान से देखें, प्रोड्यूस बाई, कौन सा प्रोसेस हम कर रहे हैं, ये है मेन चीज, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। यहां पर फूड क्या है बेटा, एक ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल है, जैसे कि ग्लूकोज, ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल है लाइक ग्लूकोज, ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल है लाइक ग्लूकोज, आप समझो, ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल है लाइक ग्लूकोज, ग्लूकोज जैसा। यहां तक समझ में आ रही है, ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल है, यस, ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ग्लूकोज बोल रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है, बताओ मुझे, ठीक है, क्लियर है। और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए मुझे किसकी जरूरत है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अकर अकर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। किसकी वजह से हो रहा, ऑक्सीजन। क्या इतने पॉइंट्स क्लियर है, पहले ये बताओ। ये बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहा हूं जो चैप्टर में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में यही बात लिखी हुई है बेसिक इंट्रोडक्शन में, आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगी। आपको यही चीज वो लिखना चाह रहा है, यही चीज लिखना चाह रहा है, ये बेसिक सी एक इंट्रोडक्शन उसने लिखी है। यहां तक क्लियर है, पहले बताओ, यहां तक क्लियर है, जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है। ग्लूकोज मैक्रोमोलिक्यूल है, ओके, ऑर्गेनिक ग्लूकोज मैक्रोमोलिक्यूल। बेटा मेरी बात सुन ध्यान से, क्या होता है कि हम मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब होता है, मैं आयंस वगैरह से कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। चलो यहां मैं शुगर लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, यस, आप कंफ्यूज ना हो, अभी शुगर लिख के छोड़ते हैं, इसको डिस्कस करेंगे मैं क्यों मैक्रोमोलिक्यूल कह रहा हूं, ठीक है। हाँ मेहंदी हसन, ठीक बात है, क्योंकि हम कैसे पढ़ते हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल, बायो मैक्रोमोलिक्यूल, वो डेल्टान के हिसाब से पढ़ते हैं। यहां पर मैक्रो बोलने का मतलब क्या है, मैं आयंस वगैरह से कंपेयर कर रहा हूं, एक कंपाउंड है जिसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। यहां पर मैक्रो बोलने का मतलब है जिसको तोड़ा जा सके, यस, जिसको ब्रेक कर सके। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है तो आगे चलें, फर्स्ट पेज क्लियर। बच्चे ग्लूकोज माइक्रो है, बायोमोलिक्यूल में माइक्रो मैक्रोमोलिक्यूल ऐसे नहीं बोला गया है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। यहां पर मैक्रोमोलिक्यूल बोलने का मतलब है जिसको तोड़ा जा सके, कार्बन की चेन होता है ग्लूकोज, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, उसको क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, तोड़ेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, तोड़ेंगे, यस, ठीक है। चलिए पहली स्लाइड है, बैक स्लाइड बोल रहा, पिटाई कर दूंगा मैं तेरी। आगे चल रहे हैं बेटा, आगे चल रहे हैं, हाँ जल्दी से लिख लो एक बार, आगे चल रहे हैं। फिर हम सोर्स ऑफ फूड पे आएंगे ताकि टाइप ऑफ सेल बता सके। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है बेटा। शिवम यस, वाईटी पे पूरा कराया बाय मॉलिक्यूल, ठीक है, यस, वहां से देखना चाहो वहां से देख लो, सर ने ऐसे टिक पढ़ाया। आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ बेटा, हम बात कर रहे हैं सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। हमारे पास क्या है बेटा, ध्यान से सुनना,
हमारे पास क्या है, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं एंड साइनोबैक्टीरिया, ये क्या कर सकते हैं, ये यूज करते हैं सन की एनर्जी, यूज एनर्जी ऑफ सन, एनर्जी ऑफ सनलाइट टू मेक इट्स ओन फूड। ठीक है, पर अगर हम बात करें ग्रीन प्लांट्स की, तो ग्रीन प्लांट्स में हमारे पास, देखो मेरी बात समझो ध्यान से, आपके घर के बाहर नीम का पेड़ ऑटोट्रॉफिक है क्योंकि उसे बाहर से खाना नहीं चाहिए। मेरी बात समझ ध्यान से, मेरे पास मान लीजिए एक पेड़ है, मेरी बात ध्यान से सुनियो, मेरे पास ये एक पेड़ है, ये पेड़ ऑटोट्रॉफिक है, इसका मतलब इसको बाहर से खाना नहीं चाहिए, पर इस पेड़ में एक रूट भी होगी, स्टेम भी होगी, लीफ भी होगी, क्या इसके सारे सेल ऑटोट्रॉफिक है? अगर आप मेरी बात समझ सको तो मैंने आपको जब प्लांट किंगडम पढ़ाया था तो मैंने आपको यह बताया था, एल्गी जो होती है, सुनना ध्यान से, एल्गी जो होती है, एल्गी के सारे सेल ऑटोट्रॉफिक होते हैं, सही है, इसीलिए एल्गी में रूट स्टेम लीफ की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके सारे सेल फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और एल्गी का थैलस बड़ा होता है पर मोटा नहीं होता, डीप में क्या है, लाइट चली जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उसको लाइट अच्छे से मिलती रहती है। जब आप अपने घर के पास नीम का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ देखोगे, उसके सारे सेल ऑटोट्रॉफिक नहीं है, पर वो प्लांट ऑटोट्रॉफिक है, इसका मतलब वो प्लांट इतना खाना बनाता है कि बाकी सेल्स को दे सके। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ग्रीन प्लांट्स में हमारे पास दो टाइप के सेल्स होते हैं, टू टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, यस। एक होता है मेरे पास ऑटोट्रॉफिक सेल, ऑटोट्रॉफिक सेल कौन सा होता है बेटा, लीफ सेल है ना, कौन सा है, जैसे मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल ऑफ लीफ, मीजोफिल सेल ऑफ लीफ जो खुद से खाना बना सकता है, यस और नो। और दूसरा हमारे पास क्या होता है बेटा, हेट्रोट्रॉफिक सेल्स होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक सेल्स होते हैं, यस और नो। हेट्रोट्रॉफिक सेल्स कौन से होते हैं, जैसे कि रूट सेल हो गए, रूट सेल हो गए, है ना, स्टेम के सेल्स हो गए, इन सेल्स को क्या है बेटा, ये क्या है, ये नीड फूड फ्रॉम लीफ, इनको लीफ से खाने की जरूरत होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ, दिस मींस कि लीफ ज्यादा खाना बनाता होगा, दिस मींस लीफ क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एक्सेस फूड, एक्सेस फूड बनाता है, और उसमें से खाने का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज की फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट किसकी फॉर्म में होगा, अकर इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज, किसकी फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में। कोई बताएगा सुक्रोज में कितनी कार्बन है, 12 कार्बन है, और स्टोर होगा किसकी फॉर्म में, स्टोर इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, यस और नो, फॉर्म ऑफ स्टार्च, यस और नो। कौन बच्चा बताएगा क्यों हम ट्रांसपोर्ट करते हैं स्टार्च की, सॉरी सुक्रोज की फॉर्म में और स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, कौन बताएगा? मैं आपको रीजन बताता हूं। सुक्रोज क्या है, चीनी होती है, चीनी पानी में घुल जाती है, यदि किसी कोशिका और सेल में आप सुक्रोज को स्टोर करोगे, सुक्रोज रखोगे, तो सुक्रोज पानी में घुल जाएगा, पानी में घुलने की वजह से उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पानी में घुलने की वजह से वो क्या करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा और वो बाहर से पानी खींचेगा, सेल फट जाएगा। आपने यदि किसी सेल में कोई चीज स्टोर करनी है, वो इनसॉल्युबल होना चाहिए, इनसॉल्युबल होने से क्या होगा, वो पानी को नहीं खींचेगा, सेल फटेगा नहीं। स्टार्च और सुक्रोज में से, क्योंकि स्टार्च क्या है, एक मैक्रोमोलिक्यूल टाइप की चीज है ना, स्टार्च क्या है, पॉलीमर है ग्लूकोज का, तो वो सॉल्युबल नहीं होता, तो स्टोर करने के लिए हम स्टार्च को यूज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम किसको यूज कर सकते हैं, सुक्रोज को। यहां तक बात समझ में आ रही है, यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि खाने का सोर्स, एनसीईआरटी कहती है कि ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया अपना खाना बनाते हैं, सही बात है, सनलाइट यूज करके, पर क्या ग्रीन प्लांट्स में भी सारे सेल्स जो हैं हमारे पास वो अपना खाना बनाते हैं? क्या नहीं बनाते? इसका मतलब ये हो गया बेटा, इसका मतलब मेरे पास ये हो गया, सुनेंगे ध्यान से, इसका मतलब मेरे पास ये हो गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी आप पढ़ रहे हो, है ना, उसमें मेरे पास दो तरह के हैं, एक मान लो ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है लाइक प्लांट्स, क्या है, लाइक प्लांट्स, ठीक है, इनके पास दो टाइप के सेल्स हैं,
इनके पास दो टाइप के सेल्स हैं, एक जो खुद से खाना बनाते हैं, है ना, एक वो हैं जो खुद से खाना बनाते हैं, उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफिक सेल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक सेल्स कहते हैं। दूसरा इनके पास कैसे सेल्स होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक सेल्स होते हैं। यस और नो? अब हम यहां पर आते हैं, अपनी बात करते हैं ह्यूमन की। मान लो एक हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, तो इनके पास एक ही टाइप का सेल है, ओनली वन टाइप का सेल है, जिसको सबको खाना बाहर से चाहिए, जिसे हम क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफिक सेल। हमारी बॉडी के सारे सेल हेट्रोट्रॉफिक हैं। हमारी बॉडी के सारे सेल हेट्रोट्रॉफिक हैं। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, आप अपने दिमाग में बिठाओ कॉन्सेप्ट, नहीं तो गलत हो जाएगा। आपके घर के बाहर जो बड़ा पेड़ है वो प्लांट ऑटोट्रॉफिक है, पर उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, उसको लेके सेल है, एक ऑटोट्रॉफिक और दूसरी हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो है बेटा, याद रखना, ऑटोट्रॉफिक वो है जो खुद से, ऑटोट्रॉफिक वो है जो खुद से खाना बनाता है। आप समझो, खुद से खाना बनाता है उसको ऑटोट्रॉफिक सेल कहते हैं, और जो दूसरे सेल पर निर्भर है उसे हेट्रोट्रॉफिक सेल कहते हैं। इसका मतलब बहुत सारे सेल ऐसे हैं जिनमें बाहर से ग्लूकोज एंटर करेगा या सुक्रोज एंटर करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर सारे सेल ऐसे हैं जो हेट्रोट्रॉफिक है। मैं आपसे एक स्टेटमेंट देता हूं, कितने बच्चे मेरी बात समझ पाएंगे? क्या हमारी बॉडी में कोई ऐसा सेल है जो खुद से एनर्जी ना बनाए? खुद से एनर्जी ना बनाए कोई ऐसा लिविंग सेल है जो हमारी बॉडी में खुद से एनर्जी ना बनाए? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। तू रूट लिख रहा है गधा, तेरे अंदर रूट है? नहीं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनना। हम जो आज चैप्टर पढ़ रहे हैं, सबसे पहले इस चैप्टर को लिखा गया है रेस्पिरेशन इन प्लांट के नाम से। ये प्लांट का रेस्पिरेशन नहीं है, हम सेल के अंदर का रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। इसका मतलब हम जो भी चीजें पढ़ेंगे सेल के स्तर पे पढ़ेंगे। ऐसा कोई सेल होता ही नहीं है जो खुद से एनर्जी ना बनाए। सारे सेल को खुद से एनर्जी बनानी पड़ती है, भले ही सेल क्या है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम कई बार कंफ्यूज करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब है वो खाना बाहर से लेगा पर एनर्जी खुद बनाएगा। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है उसने खाना खुद से बनाया, उससे एनर्जी बनाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सिमिलैरिटी बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक सेल, दोनों में एनर्जी खुद से बनती है। वायरस एक ऐसी चीज है जो सेल नहीं है, वायरस एक ऐसी चीज है जो दूसरे की एनर्जी यूज करता है। आप समझो ध्यान से। तो ऐसा कोई सेल ही नहीं है जो खुद से एटीपी ना बना सके। समझो ध्यान से, नोट, ऑल सेल्स, ऑल सेल्स, वेदर, वेदर मतलब चाहे कोई भी ऑटोट्रॉफिक हो या हेट्रोट्रॉफिक हो, नीड टू प्रोड्यूस एनर्जी। और एनर्जी बनाने के लिए वो क्या प्रोसेस करते हैं? बाई रेस्पिरेशन। और वो एनर्जी किस फॉर्म में बनाते हैं? एटीपी की फॉर्म में। कोई भी ऐसी कोशिका, कोई भी ऐसा सेल नहीं है जो एनर्जी ना बनाए। कोई ऐसा सेल नहीं है बेटा, आप समझो ध्यान से, कोई ऐसा सेल नहीं है जो एनर्जी ना बनाए खुद से। कोई ऐसा सेल होता ही नहीं है, आप समझो। तो हमारे पास दो तरह के सेल हैं, हेट्रोट्रॉफिक, देख समझो ध्यान से, चाहे ऑटोट्रॉफिक हो चाहे हेट्रोट्रॉफिक हो, सबको एनर्जी बनानी है, एटीपी बनानी है। कोई सेल बिना एनर्जी के जिंदा ही नहीं रह सकता। आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वो तब भी एनर्जी बना रहा है। कैसे बना रहा है? ग्लाइकोलिसिस से। ऐसा कोई सेल ही नहीं होगा जो बिना एनर्जी के जिंदा रहे, उसको एनर्जी बनानी पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या है? खाना बाहर से आ सकता है या वो, लेकिन एक बार खाना आ गया तो उसको मतलब कहीं ना कहीं उसको यूज करना है। तो हम जो प्रोसेस आज पढ़ने जा रहे हैं, हम बात करेंगे सेल के रेस्पिरेशन की, क्योंकि सारे सेल को एनर्जी बनानी पड़ती है। यस और नो? एक बच्चा आरबीसी पूछा, अंबुज अब बता कैसे बनेगा बेटा? आरबीसी कैसे एनर्जी बनाएगा? सुन ध्यान से, आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, पावर हाउस नहीं है, पर आरबीसी के साइटोप्लाज्म में एक प्रोसेस चलता है जिसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, वो एनर्जी बना कर देगा। सारे सेल को खुद की एटीपी बनानी है। एटीपी एक ऐसी चीज है जो एक सेल से दूसरे सेल में मूव नहीं करती। एटीपी पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया से बनके दूसरी ऑर्गेनल पर जाती है, पर एक एटीपी दूसरे एटीपी के, दूसरे सेल के पास नहीं जाता, क्योंकि हर सेल को खुद की एटीपी बनानी पड़ती है।
रूट हेट्रोट्रॉफिक सेल होती है, यस। मीन्स वाली लाइन पढ़िए, कौन सी लाइन पढ़नी है? दिस मीन्स लीफ प्रोड्यूस एक्सेस फूड। एक्सेस मतलब लीफ प्रोड्यूस एक्सेस फूड, खाना बनाती है। उसका क्या होगा, फिर क्या होगा? उसके बाद दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट होगा। किसकी फॉर्म में? किसकी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा बेटा? इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज। किसकी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा? फॉर्म ऑफ सुक्रोज की फॉर्म में। स्टोर इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये दो ऑप्शन है। क्लियर है? कोई ऐसा सेल नहीं है। तो ये जो चैप्टर है ना, याद कर बेटा, स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नालायक, याद कर, मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या पढ़ते हो तुम लोग? मैं बार बार जो बात बोल रहा हूं उस बात को डीपली समझो। ऐसी कोई सेल नहीं होगा जो खुद की एटीपी ना बनाए। सेल के अंदर एटीपी जरूर बननी चाहिए। यस, वायरस एक ऐसी चीज है जो सेल नहीं है, और वो जब किसी सेल के अंदर घुसता है तो उसकी एटीपी यूज करता है। वायरस के अंदर अपना कोई सिस्टम ही नहीं एनर्जी बनाने का। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आज, जो रेस्पिरेशन इन प्लांट, इसमें प्लांट का रेस्पिरेशन नहीं है इस चैप्टर में, ये सेल के अंदर का रेस्पिरेशन पढ़ाता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, रेस्पिरेशन के बेसिक पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन के बेसिक पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यस, रेस्पिरेशन के बेसिक पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए कि हम बेसिकली क्या समझ पा रहे हैं रेस्पिरेशन को लेके। फिर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बात करेंगे। यस, हम बात करने जा रहे हैं बेसिक्स रेस्पिरेशन के पढ़ेंगे। लिख लिया है सबने पिछला? नहीं, हम अबाउट रेस्पिरेशन लिख लो बेटा, जिसने नहीं लिखा। रेस्पिरेशन के बेसिक पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं बेटा। हर सेल में बच्चे, आपको मेरी एटीपी वाली बात समझ नहीं आई, मैं रिपीट कर देता हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जैसे आप अपनी बॉडी के सारे सेल सोच लो, स्किन सेल, मसल सेल, सबके अंदर या तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं भी है तो साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे रिएक्शन चलते हैं जिनसे एटीपी बनती है, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। प्लांट के अंदर चले जाओ, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल खुद से एनर्जी बनाता है। अगर सेल से खुद से एनर्जी नहीं बनाएगा तो जिंदा नहीं रहेगा। एटीपी जो है वो सेल के अंदर बनकर वहां यूज होती है। एक सेल से दूसरे सेल में एटीपी मूव नहीं करती। ये बेसिक सी चीजें जो अपने दिमाग में बिठाओ। आपके घर के बाहर जो नीम का पेड़ है, उस नीम के पेड़ को मैं ऑटोट्रॉफिक बोल सकता हूं। वो अपना खाना खुद बनाएगा, मिट्टी से कोई खाना नहीं लेगा, ना हवा से लेगा। लेकिन उस ऑटोट्रॉफिक प्लांट में दो प्रकार के सेल हैं। एक वो सेल है जो खुद से खाना बनाता है, एक वो सेल है जो दूसरे पर निर्भर है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब कह रहा है सर डेड सेल है, तो डेड सेल एनर्जी क्यों बनाएगा? यहां तक लिख लिया बेटा? आ जाइए। अब हम बात कर रहे हैं बेटा रेस्पिरेशन के बेसिक्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर हम क्या स्टडी करेंगे? वी स्टडी सेलुलर रेस्पिरेशन। बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है बेटा? इस बेसिकली ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन है फूड की। फूड यहां पर बेसिकली क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमारे पास ऑक्सीडेशन को हम क्या बोल रहे हैं? रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। सर इस बात को समझाओ। सबसे पहले समझो, इस चैप्टर में हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं वो सेल के अंदर हो रही है। ये सेल है, इसके अंदर का प्रोसेस पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे इसको तो समझ पाओगे। ये कार्बन की चेन है। ये क्या है? कार्बन की चेन है जिसे ग्लूकोज कह रहे हैं। आपको पता है ग्लूकोज में यहां एल्डिहाइड होता है, और यहां पर मेरे पास OH ग्रुप होते हैं, ऐसे ऐसे HOH होता है। मैं ये कह रहा हूं बेटा, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं समझो, मेरी बात सुनो ध्यान से। हम क्या करते हैं? ग्लूकोज से ये बनाते हैं। इस कंपाउंड का नाम आपको पता है? अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। इस कंपाउंड का नाम है पाइरूवेट।
पाइरुवेट, पाइरुवेट से हम क्या बनाएंगे, फाइनली CO2 बनाएंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं, मैं आपसे सिंपल भाषा में कहूं कि आपके हाथ में ये ग्लूकोज है, आप इसको जला दो, जलाने से वो डायरेक्टली CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरी बात समझो ध्यान से, वो डायरेक्टली CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे कहते हैं कंबशन। रेस्पिरेशन और कंबशन में एक डिफरेंस होता है। कंबशन में क्या होता है कि जब आप किसी चीज को जलाते हो तो एनर्जी एकदम झटके से मिलती है और वो एनर्जी यूज नहीं हो पाती। आप समझो, सारी एनर्जी यूज नहीं हो पाती, वेस्ट हो जाती है। ठीक है सर। लेकिन रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन। बेसिकली ये स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन है। बेसिकली क्या है ये, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन है। यस और नो, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन है। मैं प्रूफ करता हूं कैसे। अगर आप ध्यान से देखोगे, ग्लूकोज अगर है तो ग्लूकोज में ये CHO ग्रुप COH में कन्वर्ट हुआ है। CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हुआ है, COH में कन्वर्ट हुआ है। तो आप क्या फील करोगे, आप क्या फील करोगे, मेरी बात सुनो, आप ये फील करोगे कि जो अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होगा CHO में, और वो ऑक्सीडाइज होगा COH में, और वो ऑक्सीडाइज होगा CO2 में। समझो मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको। मैं ये कह रहा हूं कि ग्लूकोज का COH ग्रुप, मतलब जैसे उसमें होता है ना OH ग्रुप, ये वाला, ये डायरेक्टली CO2 नहीं बनाता, पहले ये CHO बनाएगा, फिर COH बनाएगा, फिर CO2 बनाएगा। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन कैसी है, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन है, ताकि क्या कर सके, टू ट्रैप एनर्जी, एनर्जी को पकड़ा जा सके, किसमें, इन ATP, ATP के बॉन्ड में उसको पकड़ा जा सके। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, क्या आपको मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा कि स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन है। आपको इस चैप्टर में दिखेगा कि अल्कोहल कैसे कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, कीटोन या एल्डिहाइड में, और उससे वो बना किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में बनेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड से वो किस में बनेगा, वो बनेगा CO2 में बनेगा। तो आप आसानी से इसको आप समझ पाओगे, बताओ, आसानी से आप इस बात को समझ पाओगे। यस बेटा, CO2 कैसे बने, क्यों बन रहा है, मैं आपको फिर समझा रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन की सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज स्टेज क्या है, CO2 है, तो मुझे कार्बन को फुली ऑक्सीडाइज करना है। मुझे क्या करना है बेटा, यहां पर ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गई है, यहां पर ऑक्सीडेशन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। ऑक्सीडेशन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो मुझे कार्बन को पूरी तरह से ऑक्सीडाइज करना, 6CO2 बनाना है। पर क्या ये एक स्टेप में हो जाएगा, नहीं, ये स्टेप वाइज चलेगा। मेरे पास ये प्रोसेस कैसा चलेगा, स्टेप वाइज चलेगा। स्टेप वाइज चलने से क्या होगा, धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होगी, अल्कोहल ग्रुप कार्बोनिल बनेगा, कार्बोनिल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड से मैं CO2 बनाऊंगा। आप अगर ध्यान से देखो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड CO2, देख ले ध्यान से, ये CO2 है, तो मैंने इस कार्बन को और ऑक्सीडाइज कर दिया ना, ये CO2 है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मैंने यहां वाली वैलेंसी हटाकर ये हाइड्रोजन हटा, तो कहीं ना कहीं जब भी CO2 बनेगी वो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनेगी। यस और नो। रेस्पिरेशन, केशव मैं ज्यादा चीजें बताता हूं नीट के लिए, लेकिन तुम मुझे एक चीज समझ ध्यान से, ये बेसिक है जो क्लास 10th को बताना चाहिए कि तुम्हें रेस्पिरेशन का मीनिंग समझ आना चाहिए। तुम वो बच्चे हो जो कहीं से कुछ पढ़ के नहीं आ रखे हो, तुम्हें रेस्पिरेशन आ जाएगा, ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल तुम रट लोगे, पर उसका मीनिंग तो समझ में आना चाहिए। पॉइंट क्या है कि तू पढ़ाई को यूज लाइफ में तभी कर पाएगा जब तेरे को एक बड़ी पिक्चर दिखती हो। प्रोसेस सबको आते हैं, सबको पता है कि क्या चल रहा है, क्या पढ़ना है, लेकिन जब तू उसको दिमाग में देख सके कि जब मैं ग्लाइकोलिसिस पढ़ूंगा क्या कार्बन ऑक्सीडाइज हो रही है, मैं स्क्रैप साइकिल पढ़ रहा हूं, मैं ETS में देख रहा हूं क्या कार्बन ऑक्सीडाइज, तो समझ नहीं आएगी ना बात। अगर मैं तुझे वही चीज पढ़ा दूं जो सब लोग पढ़ा रहे हैं सुपरफिशियल टाइप का, तो तेरे अंदर बदलाव क्या है, तेरे अंदर कोई नया नजरिया डेवलप हुआ चीजों को देखने का, नहीं हुआ, तो फायदा क्या है, मान ले मेरे पढ़ाने का फायदा क्या हुआ इसमें। समझ, मैं क्यों पढ़ाता हूं ये बातें, ये इसलिए समझाता हूं क्योंकि क्या है, तुम एक तो चीज क्या हो सकती है, तेरा हो सकता है सब्जेक्ट वीक हो तो तुझे अजीब लग रहा हो, मैं सिर्फ तुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसे स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन करते हैं, जब मैं पढ़ाऊंगा पढ़ाते वक्त वो चीज दिखेगी भी तो सही, इसे कहते हैं स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन।
कंबशन और रेस्पिरेशन में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, इसको कहते हैं कैटाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो रहा है। कैटाबोलिक प्रोसेस का मतलब हमारे पास क्या होता है, यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ब्रेक डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पर, ब्रेक डाउन हो रहा है, यस और नो। दूसरा क्या है, ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है क्या होगा, एनर्जी रिलीज होती है। क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, यस। और जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस में ट्रैप हो जाती है, एनर्जी रिलीज होगी वो ट्रैप हो जाएगी किस में, ट्रैप इन बॉन्ड ऑफ एटीपी। ट्रैप इन बॉन्ड ऑफ एटीपी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं बेटा, ये पाइरुवेट है, समझ मैं क्या पढ़ा रहा हूं, समझ। तेरे पास ये ग्लूकोज है, तू समझ इस बात को, ये ग्लूकोज है। तुझे पता है ग्लूकोज में, अब एक बच्चा कहेगा सर आपने पूरा तो बनाया नहीं, ऐसे HOH होता है, यस और नो, ऐसे यहां HOH होता है कि नहीं होता। अब इससे मैंने पाइरुवेट बनाया, तो जो पाइरुवेट का स्ट्रक्चर है, अगर तू ध्यान से देख, बिना स्ट्रक्चर के पढ़ तो लेगा लेकिन पाप लगेगा जो लाइफ भर लगता रहेगा अगर बायो कंटिन्यू करेगा, है ना। बायो कंटिन्यू, तुझे क्या लगता है कि बाकी टीचर्स में और हम में डिफरेंस कहां पर आता होगा, ये कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी में, और कोई डिफरेंस नहीं। बेसिक देख, टीचर सारे यही पढ़ा रहे हैं, मेरे में और दूसरों में क्या डिफरेंस होगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बेसिक वाले वो कितने स्ट्रांग है, उसमें मैं एग्जैक्ट चीजें सोच पाता हूं कि नहीं। ऐसे ही जब तू अच्छा मान ले डॉक्टर बन, मैं मान ले लगा, मान ले डॉक्टर बन गया, एक बहुत अच्छे डॉक्टर में और एक नॉर्मल डॉक्टर में, जो बहुत अच्छा डॉक्टर होगा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी सर्जरी करा, उसके बेसिक्स एकदम क्लियर होंगे कि यार ये अगर हो रहा है तो इसका कारण ये है। जब तक बेसिक्स ठीक नहीं होंगे, और अगर आप किसी बढ़िया डॉक्टर को, किसी पढ़े लिखे इंसान की जब बात सुनोगे ना, वो बेसिक्स पे इतनी क्लियर बातें करते हैं कि उनको पता रहता है ये एग्जैक्टली है। यही तेरे को समझा रहा हूं, लाइफ में ये नहीं है कि मैंने कितना जान लिया, मैंने उसके बेसिक्स कितने अच्छे से सीखे, ये पॉइंट है। यस, हाँ बेटा, पाइरुवेट के नीचे वाले डायग्राम क्या है, CO2 है, आप देख लो, ये पाइरुवेट है ना, ठीक है। एनर्जी रिलीज होती है जो एटीपी के अंदर स्टोर होती है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कैटाबोलिक प्रोसेस है, सही है, ठीक है। ये एक एंजाइम्स रिक्वायर होंगे, क्या होंगे, एंजाइम्स रिक्वायर होंगे रेस्पिरेशन के लिए। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ध्यान सुना, इसका मतलब क्या है, ये क्या है बेटा, एंजाइम्स रिक्वायर होंगे, बिना एंजाइम्स के नहीं होगा सेल के अंदर, ठीक है। मैं आपको एक पॉइंट और बताने जा रहा हूं, अगली स्लाइड में, इतना लिख लो, समझ ध्यान से। मैं अगर तेरे को सिंपल भाषा में पूछूं कि कंबशन में क्या एंजाइम लगता है, नहीं लगता, एंजाइम लगता है, नहीं लगता। कंबशन और रेस्पिरेशन में एक बेसिक डिफरेंस क्या है, कंबशन एक बार में जल जाता है। मैं तेरे को सिंपल भाषा में बोलता हूं, तेरे घर में गैस का सिलेंडर है, उसमें से 30 दिन तक गैस निकलती है, खाना पकाते हैं, अगर एक ही बार आग लग जाए तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो ब्लास्ट क्या है, कम समय में हुआ हुआ कंबशन है। फिर कंबशन आपको पता है, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन जो है वो स्टेप वाइज होता है, धीरे धीरे कार्बन को ऑक्सीडाइज करते हैं। जितनी आप धीरे धीरे ऑक्सीडाइज करोगे उतनी आप एनर्जी पकड़ पाओगे, क्योंकि एनर्जी जब रिलीज होती है उसको पकड़ना भी तो है, और हम पकड़ कहां रहे हैं, किसी बॉन्ड में पकड़ रहे हैं। कैसे पकड़ रहे हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। यस, ये प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है बेटा, अभी ऑक्सीजन का रोल भी बताऊंगा मैं आपको, पर अभी आप इस चीज को लिख लो। यस, एंजाइम रिक्वायर फॉर रेस्पिरेशन, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज होती है, कैटाबोलिक है ना, सेलुलर प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, सेलुलर। कैसा प्रोसेस है, सेलुलर प्रोसेस है, सेल के अंदर होता है, ठीक है। मैं एटीपी के बारे में अगला पॉइंट लिखवाना चाह रहा था आपको, कि एटीपी जो है उसको हम क्या मानते हैं, ठीक है ना। हाउ एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी, इसको मैं समझेंगे, इस बात को अलग से समझेंगे, और एटीपी को लेके थोड़ा सा आपका नजरिया ठीक करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। यस, यस बेटा, सेल के अलावा भी कहीं होता है, नहीं होता। हाँ, आप परेशान मत होइए, आप पढ़िए आराम से, मस्ती में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है।
स्ट्रक्चर में ट्रैप होगा किस जगह वो मैं बता रहा हूं आपको, कहां एटीपी में ट्रैप होगा बॉन्ड में वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। लिख लिया? लिख लिया बेटा? बेटा कैटाबोलिक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में थर्ड, बच्चे मेरी बात सुन ध्यान से, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में थर्ड कार्बन पे ये अपोजिट हो जाता है ना, सेकंड के बाद से थर्ड पे अपोजिट होता है, ये तुमको पता होगा, है ना? हाँ बच्चे वो ठीक कर लेना ना आप, मैं तो खाली कार्बन दिखा रहा हूँ, है ना, मैं खाली कार्बन दिखा रहा हूँ। कल सुबह 9 बजे, यस, अब सुनो ध्यान से, मैं पहले आज की अपनी बात पूरी करूं, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे बताना कि अगर मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि एटीपी, ध्यान सुनेंगे, ये बात शायद आप लोगों को पता चलेगी आज, एटीपी के पास हाईएस्ट एनर्जी होती है सेल में, क्या ये बात सही है? एटीपी के पास हाईएस्ट एनर्जी होती है सेल में, क्या ये बात सही है? सबसे पहले तो जरा समझते हैं एटीपी क्या होता है। एटीपी का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, ध्यान सुनेंगे, एटीपी का स्ट्रक्चर कैसे होता है जरा समझें। सबसे पहले मेरे पास एक शुगर होती है, ये क्या है? एक शुगर है, ठीक है सर। यहां पर मेरे पास शुगर के पास, यहां पर मेरे पास एक नाइट्रोजिनस बेस लगा होता है ए, ठीक है, ये शुगर होती है राइबोज की, और ये लगा होता है ए। इसके साथ मेरे साथ 3 फॉस्फेट होते हैं, आप समझो, अगर यहां पर एक फॉस्फेट है तो इसको कहते हैं एएमपी। एएमपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर मेरे पास दूसरा फॉस्फेट जुड़ा है, ये एडीपी है, तीसरा फॉस्फेट जुड़ा है एटीपी, तो कहीं ना कहीं एटीपी कैसे बनता है जरा समझे ध्यान से। एटीपी में मेरे पास इस बॉन्ड में एनर्जी होती है, तो जैसे मान लो मैंने क्या लिखा है, इसको देखो, इसको मैंने लिखा है एएमपी, एएमपी, और इतने को मैंने क्या लिखा है? एडीपी, एडीपी, आप समझ रहे हो? तो एडीपी पर ये जो बॉन्ड है ना, ये इस फॉस्फेट और इस फॉस्फेट के बीच का बॉन्ड है, यहां एनर्जी है, यहां हमारे पास एनर्जी है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं एडीपी के साथ फॉस्फेट जोड़ता हूं तो एटीपी बनती है, ठीक है सर, एटीपी बनती है, मेरी बात समझ में आ रही है? एटीपी बनती है, ठीक है। इस प्रोसेस के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, यहां पर मुझे एनर्जी चाहिए, लेकिन जब मैं एटीपी को तोड़ता हूं, एटीपी को ब्रेक करता हूं, तोड़ने के लिए मुझे पानी देना पड़ेगा, ब्रेक करता हूं, तो मेरे पास क्या बनता है? एडीपी बनता है प्लस फॉस्फेट बनता है, पीआई का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, प्लस मेरे पास एनर्जी बनती है, यस और नो? इसका मतलब एटीपी बनाना, समझो ध्यान से, सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंडोथर्मिक है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी क्या है बेटा? एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब यहां एनर्जी चाहिए, और एटीपी का हाइड्रोलिसिस, एटीपी का हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब ये टूट पानी की प्रेजेंस में रहा है, तो वो कैसा है बेटा? एक्सोथर्मिक है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमारे पास एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, देखो, एटीपी की ये एडिनोस, इसकी क्या फुल फॉर्म है? एडिनोसिन
डाइफॉस्फेट। क्या फुल फॉर्म है? डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर रिपीट कर देंगे। मेरे पास ये शुगर है, यहां पर ए लगा हुआ है, यहां पर एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट। अगर एक फॉस्फेट होगा तो उसको हम पढ़ेंगे एएमपी। क्या पढ़ेंगे बेटा? एएमपी। क्या पढ़ेंगे हम बताओ? उसको हम क्या पढ़ेंगे? एएमपी। एएमपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। आप समझो ध्यान से, शुगर है राइबोस और ए, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं एडिनोसिन। एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट। एक होगी मोनोफॉस्फेट, दो होगी डाइफॉस्फेट, तीन होगी ट्राइफॉस्फेट। डाई और इस वाले बॉन्ड में एनर्जी होती है, इसमें और इन दोनों बॉन्ड में एनर्जी होती है। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में? गौतम कुमावत बेटा आपका सब्सक्रिप्शन कैंसिल होना चाहिए, मैं कोशिश करता हूं कि उसको कराया जाए। आप मत लिखो ना, क्यों लिख रहे हो? यस, ठीक है। पहले आपको यह समझ में आ रहा है कि एटीपी जब टूटेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। उसके अलावा कौन कौन से एटीपी में कितने एनर्जी बॉन्ड होते हैं मैं यहां पर लिख रहा हूं। एटीपी में हमारे पास दो हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं। हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं। अगली बात, एटीपी जो है इज एनर्जी इंटरमीडिएट। कितने लोगों को याद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? मतलब फर्स्ट लॉ कितने लोगों को याद है? शायद फर्स्ट ही है वो। कितने लोगों को याद है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि यार किसी एक, सुनना ध्यान से, एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय। सर हम ये याद कर लेते हैं, सुन ध्यान से, सुन 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 सुन। एनर्जी को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक फॉर्म से, हम सर रट लेते हैं, बिल्कुल कोई मतलब नहीं था। मैं तेरे को समझाता हूं। सबसे पहले ये समझ कि एटीपी के पास अपनी कोई एनर्जी नहीं है। एटीपी क्या है आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं आपसे एक स्टेटमेंट बोलता हूं कि एटीपी के पास हाईएस्ट एनर्जी होती है सेल में, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक कंपाउंड है ए बी सी डी ई और एटीपी, मैं कह रहा हूं इन सबसे सबसे ज्यादा एनर्जी एटीपी के पास है। ठीक है, मैं ऐसा बोल रहा हूं। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं, क्या सेल के अंदर कोई कंपाउंड होता है या कोई चीज ऐसी होती है जिसकी एनर्जी एटीपी से भी ज्यादा हो? यही है फर्स्ट लॉ को समझने का तरीका। मैं आपको समझाता हूं क्या हुआ। सेल के अंदर क्या होता है रियल में, अगर आप किसी कोशिका को देखोगे, ये मेरे पास सेल है, अगर आप किसी सेल को देखोगे तो किसी भी सेल में क्या होता है, कुछ रिएक्शन होते हैं। जैसे ए कन्वर्ट हुआ बी में, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। कैसा है ये? एक्सोथर्मिक है। इतनी बात समझ में आ रही है? और एक रिएक्शन है पी कन्वर्ट हुआ क्यू में, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, अलग अलग लोकेशन पर हो रहा है। एटीपी क्या होता है? एक्सोथर्मिक में बन जाता है। एटीपी क्या होता है? एक्सोथर्मिक में बनता है। यहां से एनर्जी लेकर एटीपी जाता है और इस वाले रिएक्शन में दे देता है। तो एटीपी क्या होता है, हमेशा याद रखो, एटीपी को हम एनर्जी इंटरमीडिएट कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सेल के अंदर, ध्यान से सुनेंगे, सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिनकी एनर्जी एटीपी से ज्यादा है। एटीपी उन रिएक्शंस में बनता है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिनको एटीपी से एनर्जी चाहिए। देखो दो रिएक्शन चल रहे हैं सेल के अंदर, मैं फिर बोल रहा हूं, सेल एक सिस्टम ले लो, सेल एक सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है। उस सेल के अंदर बाहर से ना कोई एनर्जी, क्लोज मत, क्लोज कर लो, आइसोलेटेड मत करो, बाहर से कोई एनर्जी नहीं आ रही है, खाना आ सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर सेल में बाहर से एनर्जी नहीं आ रही तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होंगे जो एंडोथर्मिक होंगे, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होंगे जो एक्सोथर्मिक होंगे। तो एटीपी क्या काम करता है? एटीपी एक छोटा मॉलिक्यूल है, वो किसी रिएक्शन से एनर्जी लेता है और किसी दूसरे रिएक्शन को दे देता है। लेता कैसे है? लेता ऐसे है कि वो एडीपी और फॉस्फेट मिल जाते हैं, इस बॉन्ड में एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जब वो दूसरी जगह जाता है तो पानी की प्रेजेंस में टूटता है। कौन सा बॉन्ड? ये वाला बॉन्ड, और एनर्जी रिलीज होकर वहां मिल जाती है। इसीलिए एटीपी को एनर्जी इंटरमीडिएट, एनर्जी करेंसी बोलते हैं। करेंसी क्या होती है? करेंसी वो चीज होती है जो आप एक जगह से दूसरी जगह आप यूज कर सको। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अश्वनी एक बात बताता हूं बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन के थ्रू मिसगाइडेड हैं। मैं तेरे से सवाल पूछूं कितनी रोटी से तेरा पेट भरेगा, वो तो पेट भरने के बाद पता चलेगा ना, एवरेज कुछ भी हो सकता है।
जब तक तुझे टॉपिक नहीं आया, नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे मैटर करेंगे? ये कौन है जो तुम्हें ये ऐसी गाइडेंस देता है फर्जी टाइप की? नंबर ऑफ क्वेश्चन, तुम क्या जानना चाहते हो कितने क्वेश्चन में हो जाएगा? हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की सोच अलग है, लेवल ऑफ तैयारी अलग है। अगर तूने सही तैयारी की है तो 100 क्वेश्चन भी इस चैप्टर के बहुत होते हैं। समझ आया नहीं आया? अब सर हमें कैसे पता चलेगा तैयारी कैसी है? जब तुम बेसिक पढ़ते हो, चैप्टर की थ्योरी पढ़ते हो, उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, तो तुम्हें कम क्वेश्चन में भी प्रैक्टिस होगी। एटीपी को एनर्जी इंटरमीडिएट कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एटीपी क्या होगा? एटीपी सिंथेसाइज होगा किसमें? सिंथेसाइज होगा किसमें? इन सम रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जहां एटीपी बनेगा एंड यूटिलाइज होगा दूसरे में, अदर रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या मेरी बात समझ? एटीपी बनने के लिए फॉस्फेट देना है, एनर्जी चाहिए साथ में। ये बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, तो सेल के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन से एटीपी फॉर्म होता है और एंडोथर्मिक में जाके यूज हो जाता है। इसीलिए एटीपी को हम क्या बोलते हैं? एटीपी इज एनर्जी करेंसी। एटीपी इज एनर्जी करेंसी। और एनर्जी कहां स्टोर है? उसके बॉन्ड में स्टोर है। करेंसी क्या होती है? जिसको आप कैरी कर सको एक जगह से दूसरी जगह। यस बेटा, मैक्सिमम फॉस्फेट 3 जुड़ सकते हैं। आप चाहो तो एटीपी को पहले एडीपी, देखो एटीपी को पहले एडीपी में तोड़ो और एडीपी को भी एएमपी में तोड़ सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, ये पॉसिबल है। बॉन्ड कौन से? इन्हीं दोनों बॉन्ड में एनर्जी है। क्या इससे ज्यादा फॉस्फेट जोड़ सकते हैं? नहीं। कैटिनेशन यहां नहीं होती, जो कार्बन का फीचर है वो यहां नहीं होता इसमें। इससे ज्यादा नहीं जोड़ सकते हम। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जोड़ सकते। सिर्फ 2 ही बॉन्ड में एनर्जी होती है, एक एडीपी और फॉस्फेट वाले में और एक एएमपी और उसमें। तो मैक्सिमम आप 2 बॉन्ड तोड़ सकते हो। नॉर्मली एक ही तोड़ा जाता है, मैक्सिमम आप 2 तोड़ सकते हो। यहां तक समझ में आया? पीआई का मतलब है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। व्हाट इज पीआई? पीआई का क्या मतलब है बेटा? इन और फॉस्फेट। देख मेरी बात सुन, इधर देख, NADPH, इसमें फॉस्फेट है ऑर्गेनिक। फॉस्फेट है, हां सर है, ऑर्गेनिक है। ठीक है, अब जरा ये देख, पीआई, पीआई का स्ट्रक्चर ये है, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, OH OH OH। अगर मैं प्रोटॉन निकाल दूं तो इसको क्या लिखूंगा? PO4 3-। इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसको हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ऑर्गेनिक कौन से होते हैं? कोई भी कंपाउंड, कार्बन का कंपाउंड जिसपे फॉस्फेट जुड़ा, उसे ऑर्गेनिक कहते हैं। तो तुम्हारे पास ये कौन सा फॉस्फेट है? ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होता है बेटा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉस्फोरिक एसिड से बनता है। फॉस्फोरिक एसिड क्या है? फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4। ये देख, फॉस्फेट OH OH OH। अब यहां से तू प्रोटॉन हटा देगा तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? PO4 3-। इसे कहते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब समझ में आ रही है? एंडोथर्मिक में बनेगा? यार क्या कर रहा है बच्चे? एंडोथर्मिक में कैसे बनेगा? कितने लोगों ने केमिस्ट्री में वो पढ़ा था, कपलिंग रिएक्शन? किसी को याद है कपलिंग रिएक्शन जैसा कुछ पढ़ा है आपने केमिस्ट्री में? इधर देख, मेरे पास ये A है, A से B प्लस एनर्जी। ठीक है, तो हमने क्या किया? मेरी बात सुन, हमने क्या किया? इसके साथ ADP प्लस PI, मैंने क्या बना दिया? ATP बना दिया। तो जो एनर्जी यहां चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए ना, अब इन दोनों को ऐड कर दे, ये एनर्जी से ये एनर्जी कट जाएगी। तो ये रिएक्शन कैसा है? एनर्जी बन रही है ना, एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ ये क्या हो जाता है? बन जाता है। अब ये कहां यूज होगा? P से Q, तो यहां एनर्जी देनी पड़ेगी, एटीपी टूट जाएगा। ये एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को एटीपी एनर्जी देगा। एटीपी क्या देगा? गिव एनर्जी। किसको? एंडोथर्मिक को।
कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? अश्वनी क्या करना है बच्चे, नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा थ्योरी को बहुत बेसिक से बार बार पढ़, ठीक है बच्चे? ऑर्गेनिक में कोई फॉस्फेट नहीं होता, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें फॉस्फेट होता है, बताएंगे उनको। लेकिन अभी आप ये समझो, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मतलब फॉस्फोरिक एसिड जिसके प्रोटॉन हट चुके हैं, ठीक है? रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट करना है बेटा, कोई पर्टिकुलर चीज जो नहीं आई आपको? क्या रिपीट करना है बताओ? सिंपल, मैं आपसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप में से कितने लोगों ने डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ये बता दो। चलो छोड़ो सारी चीजें, मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं सुन ध्यान से। ये तेरे पास एक सेल है, ठीक है सर? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ए जो है वो कन्वर्ट हुआ है बी में और साथ में एनर्जी बनी है, ठीक है? एटीपी क्या करेगा, इस एनर्जी को यूज कर लेगा। तो एडीपी कैसे बनेगा, एडीपी के साथ जो फॉस्फेट जोड़ूंगा तो साथ में मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, सही है? और उससे मेरे पास एटीपी बनता है। अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूं तो एटीपी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताओ? ए प्लस एडीपी प्लस पीआई, ठीक है? बी प्लस एटीपी, एनर्जी से एनर्जी कट गया, इसका मतलब इसको एनर्जी चाहिए थी, इसने एनर्जी बनाई। तो ये वाला रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये वाला एंडोथर्मिक है, इसकी एनर्जी यहां चली गई। अब ये एटीपी कहां चला गया, ये कहीं और चला गया। यहां पर क्या हुआ, पी कन्वर्ट हो रहा है क्यू में, तो पी को एनर्जी देनी पड़ रही है, तब वो कन्वर्ट हो रहा है क्यू में। तो एटीपी क्या हुआ, टूट गया। टूटने के लिए उसको पानी चाहिए और उसने क्या बना दिया, एडीपी प्लस पीआई और साथ में एनर्जी बना दी। तो जो एनर्जी चाहिए यहां पर, ये इसको ऐड कर दे, बस खत्म हो गया। तो ये वाला वो रिएक्शन है जिसका डेल्टा जी नेगेटिव है, -40 है। समझ ध्यान से। तो मैं सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सेल के अंदर कुछ रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं और कुछ रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं। एटीपी का आ रही है आवाज, ये बताओ आवाज आ रही है नहीं आ रही? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक है, मैंने क्या बोला पहले समझ। मैंने बोला है, समझ इस बात को, ये कंपाउंड ए है, ये कन्वर्ट हुआ बी में और इसने एनर्जी रिलीज करी, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गया। एटीपी बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ये वाली एनर्जी यूज हो गई, तो एटीपी बन गया, सही है? अब ये एटीपी यहां चला गया। अब ये वाला रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब पी को क्यू बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एटीपी ने अपनी एनर्जी दे दी और वो एनर्जी कहां स्टोर है, फॉस्फेट के साथ बॉन्ड में। इसका मतलब सेल में काफी सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, काफी सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। हम क्या करते हैं, एक्सोथर्मिक में एटीपी बनाते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन में एटीपी एनर्जी दे देते हैं। अब उस बीच में वो काम कौन करता है, एटीपी। और एटीपी एनर्जी कहां स्टोर करता है, फॉस्फेट बॉन्ड में। तो जहां भी वो बॉन्ड टूटेगा, अब फॉस्फेट कैसे टूटेगा, पानी की प्रेजेंस में टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। इतनी सी बात है। इसलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी बोलते हैं, इसलिए एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी इंटरमीडिएट बोलते हैं। यदि किसी कारण से एटीपी की एनर्जी हाईएस्ट होती, मतलब सबसे ज्यादा होती, तो ऐसा कोई रिएक्शन होता ही नहीं जिसमें एटीपी बन सके।
आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? एक कंपाउंड है जो एक से इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरे को दे सकता है, मतलब आगे ट्रांसफर करता है। अगर कोई कंपाउंड है जो किसी से इलेक्ट्रॉन ले ही ना सके तो आगे कैसे पास करेगा? ये क्लियर है? ये क्लियर है? आप एटीपी को गलत तरीके से सोचते हो। एटीपी कोई मॉलिक्यूल एनर्जी, एनर्जी कहां से देगा? बॉन्ड में है, पर उसके पास कहां से एनर्जी आएगी? एटीपी कोई ऐसा थोड़ी अनलिमिटेड बनता है। एटीपी के मान लो 5 लाख मॉलिक्यूल है सेल के अंदर, वही बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, रिसाइकिल होता रहता है एटीपी। समझ आ रहा है? एक जगह बनता है, दूसरी जगह यूज होता है। अभी बना है, कुछ टाइम के बाद टूट जाएगा, सेल के बाहर जाता नहीं है। तो जो भी बन रहा है सेल के अंदर बन रहा है, बस इतनी सी बात है। यहीं तक पढ़ेंगे आज, कल करेंगे इसको आगे बेटा। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, आरक्यू और उसके बाद सारी चीजें। क्या बताना बर्नेल, बता। क्रिएटिनिन आपने सुना है, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जो हैं एक प्रोटीन लेते हैं जिनको सॉरी क्रिएटिनिन करके लेते हैं। क्रिएटिनिन क्या होता है बेटा? क्रिएटिनिन फॉस्फेट एटीपी को एनर्जी दे सकता है। मसल्स में होता है क्रिएटिनिन फॉस्फेट जो है वो एटीपी को एनर्जी दे सकता है। उससे क्या होगा? उससे एटीपी बनता रहेगा तो मसल को पंप करने में हेल्प मिलेगी। जैसे क्या होता है, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स क्या है, एक्सरसाइज करने से पहले वो क्रिएटिनिन फॉस्फेट नाम का कंपाउंड ले लेते हैं। क्रिएटिनिन फॉस्फेट क्या है? वो एटीपी को एनर्जी दे सकता है, तो एटीपी लगातार मिलती रहेगी, एक्सरसाइज ज्यादा देर तक करते रहेंगे। यस यस। पीआई वाला नहीं समझ में आया बेटा? मैंने क्या बोला? पीआई का मतलब समझ तू। पीआई का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। पहले तेरे को बात समझनी पड़ेगी। जैसे मान ले ये शुगर है और ये यहां पर ए लगा हुआ है, ये एडिनिन है। तो मैंने ये बोला है कि CH2 के साथ एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट। ये जो फॉस्फेट है ना, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं, ये वाले। इन दोनों बॉन्ड में एनर्जी होती है। अब तुझे क्या है, एक्चुअल में तूने इनका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा होगा, जो मुझे आइडिया है ना? स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है इनका, इसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, नहीं तो तेरे को समझ में आता। स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चे, आपको समझना पड़ेगा कि जैसे ये चीज जो है इतनी, ये शुगर ए और ये, इसको कहते हैं एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। फिर इतने को कहते हैं एडीपी। तो एडीपी आप समझो ध्यान से, एडीपी में ये फॉस्फेट जुड़ा है, तब एटीपी बनता है। तो एडीपी में अगर मैं फॉस्फेट जोड़ने जा रहा हूं तो ये पीआई का मतलब है मैं फॉस्फेट जोड़ रहा हूं, तो मेरे पास एटीपी बनेगा। और जब कोई चीज जोड़ते हैं तो पानी निकलता है। आप समझो बॉन्ड कैसे जुड़ेगा? जब बॉन्ड जुड़ेगा तो पानी का लॉस होगा, जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो पानी देना पड़ेगा। कुछ आया समझ? बेटा ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन, हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। यहीं तक करते हैं आज, कल इसको यहीं से उठाएंगे। मैंने बहुत सारी बेसिक चीजें आज आपको बताई हैं। प्लीज कोशिश करना चैप्टर कल का जरूर अटेंड करना, क्योंकि कल हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे। यहीं से लिंक कर कर ग्लाइकोलिसिस पर लेके जाएंगे, 2 घंटे के आसपास पढ़ेंगे। और कल क्लास होगी, क्योंकि कल आपको भी रियल दिवाली के लिए तैयारी करनी है। बेटा पॉइंट क्या है, मेरी बात सुन ध्यान से। एक दो दिन छुट्टी से ना तेरे को कोई फर्क पड़ने वाला, ना मुझे कोई फर्क पड़ने वाला। लेकिन अगर हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी, मतलब होता क्या, मैं बताता हूँ। मेरी माने तो मैं इंजॉय कर सकता हूँ, तू नहीं कर सकता। मैं इसलिए इंजॉय नहीं करूंगा क्योंकि तू नहीं कर पा रहा। दोनों बात समझ इस बात को। एक और चीज तेरे को ये भी देखनी है कि हम अभी थोड़ा एफर्ट कर रहे हैं तो उसका हमें बेनिफिट मिलता है, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो पढ़ने बैठते हो और पढ़ नहीं पाते, फिर मत करना, फिर सीधे खेलना एंजॉय करना। लेकिन तुम एक बड़ा गोल देख पाते हो जहां पर तुम्हें पता है कि यार मेरे एक एक मिनट का फर्क पड़ेगा, ये वही कर सकता है जिसको पता है कि सच में उसको फर्क पड़ता, वही कर पाएगा। यस। नहीं शिवम, नहीं लगाएंगे आज क्लास। ठीक है, बेसिक पढ़ाऊंगा बच्चे, बेसिक समझ ध्यान से। ये आज तक कोई तुम्हें नहीं बताएगा कि एटीपी को एनर्जी करेंसी क्यों बोलते हैं। करेंसी वो होती है, व्हाट आर करेंसी? करेंसी क्या होती है? जो सब जगह चल जाए, सारे रिएक्शन में एनर्जी दे दे, आसानी से ले जा सकें। नोट जेब में ले जा सकता है ना आसानी से, ऐसे ही उसे करेंसी कहते हैं। एटीपी इंटरमीडिएट है, इसका मतलब एक रिएक्शन में बनती है, दूसरे में यूज होती है। अगर मान लो एटीपी की लोवेस्ट एनर्जी होती तो किसी रिएक्शन को दे नहीं सकता, हाईएस्ट होती तो कभी बन नहीं सकता। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी इंटरमीडिएट बोलते हैं। ठीक है, डन है। और हम क्या पढ़ेंगे?
इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ग्लूकोज से क्या बना पाइरुवेट, पाइरुवेट का क्या मतलब है, कार्बन ऑक्सीडाइज हुई है, कैसे CO2, ये सारा करके दिखाऊंगा प्रॉपर। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कल 9 बजे क्लास में मिलते हैं बेटा, बाय। फोटोसिंथेसिस से भी कनेक्ट करेंगे बच्चे से।